बीच में ना वो एक ख्वाब लेके आते हैं कि यार हमें ना बिजनेस करना चाहिए पार्टनर, और फिर वो ना अचानक से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ना जैक मा की कोट्स और वॉरेन बफेट की कोट्स और हॉर्मोज की कोट्स और इस तरह की चीज़ें ना बड़े लगाते हैं और कहते हैं यार ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप है कि मतलब यू हैव टू बी फियरलेस। तो फियरलेस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने क्लाइंट को जाके थप्पड़ का मार दें। ऐसी मैं एक ब्रांड मैनेजर से मिला हूँ मुझे वो याद आ गया। मैंने कहा भाई वो गीज़र का मतलब मुझे क्या पता मार्केट साइज़ क्या है गीज़र का पाकिस्तान में, 45 लीटर। मैंने कहा 45 लीटर और 55 लीटर है। एक टीचर थे, उन्होंने जो है ना वो हिस्ट्री में एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहा था, फिर उन्होंने कहा सो लेट अस टॉक अबाउट वॉइस ओवर्स। तो मैंने कहा ओके, मैं वॉइस ओवर करता था उस वक्त एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन अ सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट एज फार एज वॉइस एक्टिंग इज कंसर्न इन दिस कंट्री। तो उन्होंने कहा जी वॉइस ओवर मीन्स वॉइस ओवर अ विजुअल। तो मैंने कहा फिर रेडियो पे क्या होता है? ओह दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डॉक्टर साहब, आई थिंक यू शुड रिसर्च। मैंने कहा इसका मतलब भुट्टा चाचा तुम्हें तो नहीं आता ये और तुम बिल्कुल हजियान बक रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ जब एक ब्रांड न्यू प्राडो 30 लाख रुपए की आती थी भाई, 0 मीटर। तो ये मैंने 2 प्राडो के पैसे भरने हैं, मैं खुद प्राडो नहीं चलाता मैं किस्तों की सिविक चला रहा हूँ। एक आप बिहारी भी हैं? हाँ। बिहार से, सही है। एक मकूला है जो मैं बहुत ज़माने से सुनता आ रहा हूँ, हाँ। जो ना कटे आरी से वो कटे बिहारी से। सही है। हाँ। अच्छा, इसका मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जब समझ में आया, इस बुक में एक लेसन है कि सेविंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप किसी खर्चे के लिए सेव कर रहे हो। तो उसने कहा कि इससे 2 फ़ायदे होते हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए। एक तो ये कि ज़िंदगी इज़ अनप्रडिक्टेबल, दूसरा अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश एंड क्रिस्पी, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, ख़ास तौर पे जो चुल की बात आप कर रहे थे अभी बैक स्टेज। आपसे लास्ट एपिसोड के बाद बहुत सारी चुलें आई और गुजर गई। हाँ। और अभी भी हैं। हाँ। हम चुल बात कर रहे हैं फाइनेंशियल चुल की। जब आपकी जेब में पैसे आ जाते हैं और आपको लगता है कि यार आप अमीर हो चुके हैं, और आप ये भूल जाते हैं कि अमीर होने का मतलब ये होता है कि आपके बैंक में पैसे हैं, ये मतलब नहीं है कि आपके पास चीज़ें हैं। तो फिर आपसे चुल हो जाती है। हाँ। तो उस चुल के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। असल में एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इनकी एक और बुक है द सेम एज एवर। ये 2 बुक्स मैं तकरीबन कोई 1.5 बुक पढ़ चुका हूँ। ओके। और मैं बहुत कम ऐसा हुआ, तकरीबन कोई 3-4 साल पहले मेरी आदत थी बुक्स मैं ख़त्म कर लेता था। तकरीबन 3-4 मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा कोई बुक, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हो गई, काम काफ़ी बढ़ गए, ये हो गया, तो मैं बुक्स हॉप करता रहता हूँ। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद एक चैप्टर से दूसरा, तीसरा, चौथा एडिक्टिव है। हाँ, एडिक्टिव है। तो बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी नेचुरल सी चीज़ है और बड़ी नई लर्निंग्स हैं, और ये सारी रिपीटेटिव थी जितनी हमारी पुरानी पॉडकास्ट वगैरह हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं उससे ग्लिम्पसेस थे कोई। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार आप आज ना हम नफ्सियात पे करते हैं, पैसे की नफ्सियात पे। हाँ। क्योंकि आपका जहाँ तक ताल्लुक है यासिर भाई, वैसे तो माशाल्लाह अगर मुझसे पूछा यासिर भाई करते क्या हैं, तो बातें करते हैं। मुझे जवाब नहीं आता। मैं कहता हूँ यार बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, बातें कर लेते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं। तो सीन ज़रा ये है कि जो आप प्लान बी मीडिया ग्रुप आपका काम है, ठीक है। हाँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर मैं आपको किसी चीज़ से जानता हूँ तो वो है आपकी फाइनेंशियल अक्यूमेंट और आपके फाइनेंशियल कोचिंग, फाइनेंशियल सक्सेस कोचिंग का एक आपका सेल्फ चोजन प्रोफेशन, जिसमें आपने अपने आप को सेल भी किया है। आप कोचिंग सेशंस भी सेल करते हैं, आप कोचिंग भी करते हैं, और इसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो इससे बेहतरीन शख्स एक आप और एक मिर्चा वाला ब्रदर्स, ये 2 ही लोग हैं जिनसे फाइनेंशियली जब बात की जाए ना तो बड़ी पते की बात करते हैं। वो फेंका फाकी नहीं होती है। वो ये नहीं बोलते किस तरह कमाना है और किस तरह गाड़ियाँ लेनी हैं, किस तरह शशके करने, नहीं, ये तो आता ही नहीं है उनकी बातों में। उनका याद है कि भाई सर्वाइव किस तरह करना है विद इंडिपेंडेंस, विद फ्रीडम। हाँ। जो कि एक असल क्रक्स होना चाहिए। वो एक फायर होता है ना, वो फायर होता है। तो उसी को मैं आगे लेके चला, और सिंपल सी बात है कि आपसे जब मेरी मुलाकात होनी शुरू हुई थी 3 साल पहले, मैंने अपनी लाइफ को एक टर्न लिया था। तो बड़ा एक अच्छा कहते हैं ना कि एक सेरेंडिपिटस मोमेंट था कि वी मेट एट अ वेरी गुड टाइम। अच्छा। जहाँ पे आई एम एक्चुअली कन्फेसिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट, इस बारे में हमारी बात नहीं हुई है। हाँ, कई बात नहीं हुई है। हाँ। जैसी दिल से आ गई मेरे। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर ऑफ माई लाइफ, जहाँ पे पे चेक आना बंद हो गया था और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली जर्नी शुरू हो गई थी। और अब इस महीने कितने आएंगे कुछ पता नहीं है, और आएंगे नहीं कुछ पता नहीं है, और खर्चे भी हैं। हाँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है आपने इस घड़ी के बारे में मुझे कहा था फाजा बहुत ज़बरदस्त घड़ी है, और ये घड़ी उस ज़माने मैंने लास्ट एक अच्छा खर्चा किया था। अच्छा। तकरीबन आई रिमेंबर कि कोई 32-33 हज़ार की घड़ी थी। अच्छा। जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरी थी, बोनस लगा था मेरा ना। ठीक है। उसके बाद रेजिग्नेशन के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं सोचूं भी कि यार नई घड़ी दोबारा लूँ। हाँ। लेकिन वो जो चुल उस वक्त थी वो अब नहीं है। और उसके बहुत सारे रीज़न्स ये थे कि आपके साथ बैठा, आपके साथ बातें हुई बहुत सारी, क्योंकि कंपनी इंसान खुद चूज़ करता है जो हालात होते हैं उसके। जब वो एक सैलरी आ रही होती है उसके जहन में इत्मीनान होता है कि हाँ यार चलो अगर ये सैलरी ख़त्म भी हो गई है तो अगली आने वाली है। कभी बोनस लग जाता है, आप शशके हो जाते हैं, आप खर्चा कर देते हैं।
आपसे मुझे ये सवाल करना है कि जितना मैंने आपसे सीखा है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे तवज्जुह से, क्योंकि आप हैं महंगे कोच, सही, और काफ़ी महंगे कोच हैं आप, विद एज पर द डेफिनेशन ऑफ लोकल ऑडियंस। यार मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट तो जितनी बड़ी हो रिटर्न उतना अच्छा होता है। मैंने लोकल ऑडियंस के तहत बोला है, सही है। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट और खर्चे का फर्क ही नहीं पता था लोगों को। हाँ, लोग समझते खर्चा है। हाँ, वो जिम रोन ने ना, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, जिम रोन ने बहुत अच्छी बात की, यू डोंट गेट पेड बाय द आवर, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू ब्रिंग इन दैट आवर, ऐड टू द लाइव्स। ऐसी है, तो टाइम लगेगा अभी आवाम को ये सीखने में। तो मैंने तो आहिस्ता आहिस्ता आपसे बात करते करते सीख लिया। और ये जो मुफ्त के बयान हैं जो यासिर भाई पेड बयान दे रहे होते हैं, ये मैं अपने तवज्जुह से आप तक मुफ्त लेकर आता हूँ। तो थैंक मी लेटर। मज़ा ले लो भाई। मज़ा ले लो। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था कि फाइनेंस, आपने बहुत सारी चीज़ें की, आप मेडिकल स्टूडेंट भी रहे, तो ये आप डॉक्टर भी हैं, आपने फिर मीडिया में भी आए, आपने वॉइस ओवर्स की बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन कहीं ना कहीं आप में वो कीड़ा था कि यार ये फाइनेंशियल सक्सेस कोचिंग का जो आपने आगे जाके अडॉप्ट किया, आप भी फाइनेंशियली कोई हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहे, आपने बहुत बड़े भंड किए, ठीक है, लेकिन व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन लाइफ जहाँ पे आपने कहा ओ ये है मसला, ये चाहिए लोगों को, और ये मैं सीख गया हूँ और ये मुझे सिखाना चाहिए, और मुझसे क्या क्या भंड हुए जिसकी वजह से मुझे पता है कि यार आई एम ऑथराइज्ड टू कोच पीपल विद दैट थिंग। ओके, वो कौन से ऐसे मोमेंट था या मोमेंट्स थे, थोड़ा सा डिफाइन करें जी। यार इसको थोड़ी सी जर्नी को हम ज़रा सा पीछे से लेकर आते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को ना ये शौक़ है कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ये लफ्ज़ ना बहुत फैंसी है, एक रोमांस अच्छा है, यू नो, हर डेकेड का या हर कुछ टाइम का ना एक इट वर्ड होता है। तो आजकल जो है कुछ टाइम से एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरियल जो परसूट्स है ना, लोग सबसे पहले अपना नाम क्या लिखते हैं, हाँ, फेसबुक पे, मैं एंटरप्रेन्योर ना, और ये बोलते हुए बहुत फ़ख्र भी महसूस करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि एंटरप्रेन्योरियल कह लें कि ख्वाहिश तो रखते हैं, परसूट्स में होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, ख्वाहिश रखते हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं वो, या करते थे वो, और बीच में ना वो एक ख्वाब लेके आते हैं कि यार हमें ना बिज़नेस करना चाहिए पार्टनर, और फिर वो ना अचानक से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ना जैक मा की कोट्स और वॉरेन बफेट की कोट्स और हॉर्मोज़ की कोट्स और इस तरह की चीज़ें ना बड़े लगाते हैं और कहते हैं यार ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप है, कि मतलब यू हैव टू बी फियरलेस। तो फियरलेस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने क्लाइंट को जाके थप्पड़ का मार दें। फियरलेस का मतलब ये होता है कि आप रिस्क की एपेटाइट बढ़ाते हैं, आप यू फियर लेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्राइमरी ब्रेड विनर या आपका जो कह लें BCG मैट्रिक्स में जो स्टार प्रोडक्ट है उसको आप ख़राब कर दें, ये नहीं है भाई फियरलेस, ये स्टूपिड है। यू नो, आप अपने सबसे बड़े क्लाइंट को जाके बदतमीज़ी कर जाएंगे, बोले अब यार मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, वो भाई तो तुमसे कौन कह रहा है उससे कुश्ती लड़ने को, तुम डरते क्यों नहीं हो, मतलब किस बात का तुम्हें डराने की कोशिश कर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट ये वाले भंड मारते हैं बहुत सारे लोग कि यार फियरलेस बोला है जिम रोन ने, यह एलेक्स हॉर्मोज़ी कहता है डर के बिजनेस नहीं करना है। वो डर के बिजनेस इसलिए नहीं करना कि आप अपने कस्टमर को बदतमीज़ी करें, वो डर के बिजनेस ये नहीं करना, ये करना है कि बॉस लीप ऑफ फेथ लो। सो हमने ना लीप ऑफ फेथ ली है शुरू में। फिर ये हुआ कि 2-3 एक लीप ऑफ फेथ लेने के बाद ये पता चला कि बॉस कोई कमा के नहीं देता। सो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम मोस्ट इफ़ नॉट ऑल द टाइम, ठीक है। कोई भी देखें, ये स्टॉक मार्केट नहीं है कि जहाँ पे आपने कहा कि यार मैंने जो है ना एक्स नंबर ऑफ पैसों के शेयर्स खरीद लिए, अब ये कंपनी चलेगी और इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है तो इसकी मुनासबत से मुझे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या प्रॉफिट होगा या नीचे जाएगा स्टॉक का शेयर। इट्स अ बिजनेस एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। सो अंटिल द टाइम दैट यू बिकम एन इन्वेस्टिंग पार्टनर, और उसके बाद भी फिर आपका काम नहीं ख़त्म हो जाता, मतलब वॉरेन बफेट घर जाके पैसे दे के फिर सो नहीं जाता, वो फिर उसके बोर्ड पे बैठता है और उसको मॉनिटर करता है ना चीज़ों को। तो यू हैव टू बी इन अ मॉनिटरिंग पोजीशन नो मैटर व्हाट रिगार्डलेस। सो अगेन ये मुझे नहीं पता था शुरू में। हमने सोचा कि यार बिज़नेस करने का मतलब ये हमारे साथ एक विरासत में कुछ लोग मिल जाते हैं ना आपको। तो इत्तफाक एक ऐसे साहब हमारी ज़िंदगी में थे और उन्होंने कहा कि जी हम एक यूं वाला बिज़नेस करेंगे। तो उन्होंने एक कॉल सेंटर खोल लिया और कॉल सेंटर में उन्होंने कहा जी आप हो गए इन्वेस्टिंग पार्टनर और हम हो गए स्वेट एक्विटी वाले। और ख़ूबसूरती ये हुई कि तकरीबन साल भर के अंदर अंदर मुझे ये पता चला कि भाई जिससे हमने ऑर्डर लिया था और ये सारा कुछ किया था तो वो तो लेके भाग गया पैसे। तो अब हमारे पास पैसे नहीं है सर्वाइवल के। तो पता ये चला कि तकरीबन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन एंड आई कुड बी रॉन्ग विद सम नंबर्स, लगा दी थी आपने? नहीं जमा पूंजी कहाँ, उधार लेके लगा दिए थे और अब मार्केट के कोई 40-50-60 लाख रुपए टाइप्स पैसे देने हैं कि अब ये क्योंकि ये पैसे आते तो मैं देता, यू नो, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। अब आपने पता ये चला कि अब, और मैं मेरी उस वक्त उम्र है 23 साल के करीब, तो 23 साल की उम्र में मुझे ये पता चल रहा है और ये बात है आज से 20 साल पुरानी। खून भी जवान है आपका।
सर खून बड़ा जवान है लेकिन खून सूख भी जल्दी जाता है ना, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं और ये हो रहा है। गुस्सा भी टाइट आया होगा हैं? तो मैंने कहा हैं कैसे होगा ये? तो मैंने डैड को फ़ोन किया, मैंने कहा डैड वो तो ये हो गया। तो कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं। मैंने कोई बात नहीं का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये बना था ना, फिर से बन जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मेरे ना फ़हद बिल्कुल नहीं समझ में आई। इन हाइंडसाइट ना आदमी को अंदाज़ा होता है कि उसका बाप ही है। ये उस वक्त तक नहीं पता होता कि जब आप उस स्टेज पे नहीं आते। खैर बहरहाल डैड को हमेशा मैंने जो है ना, आपको पता है मेरी ज़िंदगी में डैड का मकाम बिल्कुल एक अलग है। यू नो, ये मेरे बीवी बच्चों को भी पता है ऐसे ही कि आमतौर से लोग कहते हैं यार मेरी बीवी या मेरा औलाद या फलाना, बट मेरे लिए डैड के लिए बिल्कुल एक अलग जगह है। यू नो, ही इज़ दैट टू मी एंड आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। खैर एनीवे, उस वक्त मुझे लगा, मैंने कहा यार डैड तो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स है यार, ये समझ नहीं रहे मेरी बात को। मैंने कहा डैड ये पैसे डूब गए और अब मैंने भरने हैं। तो उन्होंने कहा इट्स ओके बेटा, रिलैक्स, परेशान होने से कुछ नहीं होता, सोल्यूशन निकालते हैं और सोल्यूशन मिल जाएगा, हो जाता है, सब हो जाता है। और ज़िंदगी में मुझ नहीं चाहती है बात, ये मैं बात कर रहा हूँ जब एक ब्रांड न्यू प्राडो 30 लाख रुपए की आती थी भाई, 0 मीटर। तो ये मैंने 2 प्राडो के पैसे भरने हैं। मैं खुद प्राडो नहीं चलाता, ठीक है भाई मैं किस्तों की सिविक चला रहा हूँ और मुझे भरने प्राडो के पैसे। ये तो मेरी वहमो गुमान में नहीं है अभी। बहरहाल ये बात ख़त्म हो गई, आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसे ना 2 3 4 एक्सपेरिमेंट्स, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट्स कह रहा हूँ क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से कुछ एक्सपीरियंसेस आए। यू सी अनफॉर्चुनेटली ना फॉर मी, मैं अगर अपने पर्टिकुलर केस की बात करूं, और मेरे जैसे और भी लोग होंगे, इम्कान है इस बात का कि हमें ना फाइनेंशियली लिटरेसी ना एजुकेशन की वजह से है, क्योंकि मैंने तो MBBS किया। सही, MBAs में क्या पढ़ाते हैं तो ये आप बेहतर समझा सकते हैं कि क्या उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी होती है। एंड दैट आई लीव टू, नौकरी करने के लिए काफ़ी होती है तो ओके चलें ऐसा है ऐसा कर लेते हैं हम। तो ये नौकरी करने के लिए काफ़ी होती है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती आपको कि यार बिजनेस कैसे करना है, क्यों करना है, इसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा और वो उस रिस्क को मैनेज कैसे करना है या मिटिगेट कैसे करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट आर दोज रेड फ्लैग्स जो आपको पहले से नज़र आ जाने चाहिए या वो नहीं नज़र आते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आज भी जो है वो जो 60 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, ये जो 100 साल पुराने बिजनेसेस हैं, उनको रेड फ्लैग्स नहीं नज़र आते। हमने देख लिया ना अभी रिसेंटली ही, बहुत सारी मल्टीनेशनल्स की जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज समवन इन देयर टॉप एक्लॉन्स ने कोई गलत ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो लोगों को पिस ऑफ कर गया। और ऐसा हो जाता है ऐसे ही। नॉनदलेस ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स और फीडबैक के लूप्स आए। जब ये लूप्स आते रहे तो मैंने इवेंचुअली एक पॉइंट पे आके ये सोच लिया कि बॉस फ़िलहाल जो है ना मेरी ज़रूरत नौकरी की है, मुझे फ़ौरन नौकरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वाली मुझे जो है ना वो बेसिक स्टेबिलिटी वाली बात कि यार ये नहीं होना चाहिए कि बिजली का बिल कहाँ से आएगा या बच्चे की फ़ीस कैसे होगी या फलाने कैसे होगा। अभी मेरा वो स्टेज था आपके लिए, वो एक ऐसा एरिया था, पैच था मेरी लाइफ का। तो मैंने वो किया। देन आई रियलाइज्ड कि यार नौकरी में समहाउ ना मेरा दिमाग, पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मेरा दिमाग ना घूम घूम के जाता है। वो एक आपका दोस्त होता है, जब आप पिकनिक पर जाते हैं तो सब समंदर को देख रहे होते हैं और वो समंदर के सामने वाले प्लॉट को देख रहा होता है और वो कहता है कितने का मिलता है इधर। मैं वो दोस्त हूँ। अच्छा, तो इस पे हट कितने का बनेगा, हट मिलता कितने का एक दिन में, कितनी परसेंटेज ऑक्यूपेंसी होती होगी इसकी, तो इसका ROI क्या होगा। मैं वो दोस्त हूँ। तो मेरा दिमाग जो है ना, बजाय इसके कि मैं समंदर में गोते लूँ, मेरा दिमाग इस पे चल रहा है कि ये हट वाला हमसे अगर 100 रुपये ले रहा है मिसाल के तौर पे, तो इसका ROI कितने टाइम में है, क्यों है, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। सोच रहा है आपके यार कंपनी ने इतने पैसे लगाए हैं, हम पे इन्वेस्ट किया है, इतनी अच्छी जगह लेकर आए हैं, एंजॉय करो कंपनी। नहीं भाई, दिमाग वहाँ चल रहा है। ऐसे ही यार जानी अगर हम ऐसा कर लें तो अच्छा, पैसे नहीं है जेब में लेकिन दिमाग इसी जगह लगा हुआ है। खैर बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि मैंने ना अपने डैड को 0 से बिजनेसेस खड़े करके और उनको फ्लरिश करवाते हुए देखा। एट टाइम्स जो है वो उसमें लॉसेस भी हुए, एट टाइम्स उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी हुए, लेकिन पूरी ज़िंदगी मैंने उनको देखा फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं वो चीज़। यू नो, ये मैंने कई दफ़ा कहा है कि बॉस 1 अरब रुपए दे के ना कोई भी कर लेगा, ऐसे है ना। मतलब अगर आपके अब्बा के तेल के कुएँ हैं तो बॉस आप एक किसी GCC की रियासत के प्रिंस हैं, तो अब आप पैसे बढ़ा रहे हैं, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। ऐसे आपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर किया टॉप किसी कंपनी से और बोला बॉस अब तुम शुरू हो जाओ अपने काम पे और इस पैसे को रोल ओवर करो भाई जल्दी जल्दी, तो हो जाएगा यार। ऐसे फ्रॉम स्क्रैच बनाना ना चीज़ का एक उसकी वैल्यू और वर्थ भी फिर आपके लिए होती है कि ये मैंने इसको मैंने फ्रॉम स्क्रैच सींचा है,
अपना खून दे के, अपनी मेहनत करके, अपनी टाइम और एफर्ट की इन्वेस्टमेंट करके. सो ये मैंने डैड को करते हुए देखा. अच्छा, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में रहा हूँ फॉर द लास्ट 20 odd years, मीडिया में ना सर्विसेज चलती हैं. तो आई हैव ऑलवेज बिन अ सर्विस प्रोवाइडर इन वन वे और अनदर. तो जब लास्ट नौकरी हमने छोड़ी तो वैसे तो हम निकले थे, बहुत सारे और भी लोग थे मेरे साथ जो उन्होंने कहा था यार बस पार्टनर अब हम बिजनेस करेंगे और हम यूँ हो जाएंगे और ये हो जाएगा, और जैक माँ और हम यूँ करके ना जैक के कंधे में हाथ डालेंगे और बोलेंगे जानी ये है. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये हुई कि मैं अकेला बाहर आ गया और बाकी सारे वहीं पे रहे. सही. मैंने कहा नहीं भाई, मतलब एक अरसे बाद वापस चले गए होंगे? नहीं, वो बाहर ही नहीं आए कभी. अच्छा, सिर्फ वो ख्वाब थे बस के चलेंगे. बस वो उन्होंने वो देखा, ड्रीम किया, नहीं किया, उसके बाद फिर व्हाटएवर हैपेंड दे डिड नॉट क्विट देयर जॉब्स एट द टाइम. एनालिसिस किया और उन्होंने कहा नहीं यार, इट वर्क फॉर देम. सही है, ठीक, और उनके लिए अच्छा चल रहा है. सही है. आई एम श्योर कि वो सेट है अपनी जगह पर, तो वो सही है यार उनके लिए. एंड ये वाला नहीं है ना कि वन साइज फिट्स ऑल नहीं है. बिल्कुल है ना. तो वो ठीक है, उनके लिए अच्छा रहा. इवेंचुअली व्हाट आई लर्नड वाज कि इट्स नॉट अबाउट अर्निंग द मनी ओनली. क्योंकि फहद, मैंने ना इवन जब मैंने बिजनेसेस ये नहीं किए थे सारा कुछ, तो मैंने पैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत दिए. इतने दिए कि एक आम लड़का, मैं आपको वैसे बता देता हूँ विदाउट कोटिंग एनी नंबर्स कह लें आप, कि मैंने पहले ही साल में करियर के अल्हम्दुलिल्लाह एक गाड़ी अपनी ब्रांड न्यू 0 मीटर सिविक ले ली थी. और उसकी जो मैं किस्त भरता था उससे कहीं ज़्यादा मेरे पास सेविंग्स होती थी. अच्छा, व्हाट आई वुड डू इज़ कि वो सेविंग ना मैंने कहीं इन्वेस्ट नहीं की उस वक्त. ओके, कैश की सूरत में था बस? नहीं, वो मेरी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में चली गई, जैसे मैंने आपको अभी बताया. ठीक है. तो वो सेविंग, मेरी अर्निंग यहाँ से थी और वहाँ पे चली गई. सो व्हाट आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड वाज कि यार अर्निंग इज़ नॉट द प्राइमरी. कीपिंग इज, इट्स नॉट जस्ट इवन कीपिंग, इट हैज़ टू मल्टीप्लाई, इट हैज़ टू वर्क इन माई स्लीप. तीसरा स्टेज है ये तीसरा स्टेज है. ये कब होगा? तो ये ना, अच्छा वो आप ना जैसे किताब पढ़ते हैं आप, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर देखते हैं चीज़ें, कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे से बातें करके सुन लेते हैं, समझ लेते हैं. तो कोइंसिडेंटली ना मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग मुंसलिक भी रहे और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे, जिन्होंने मुझे ना तपा के सिखाया. तो मैं बता दूं आपको तपा के कैसे सिखाया किसी ने. बेहतरीन होता है ये. इतना सड़ा हुआ तपा के सिखाया है कि मैंने कहा बॉस अब देख तू अगर तुझे मैं थोड़ी सी भी कोशिश करता ना तो मैं पंच मार देता इतने ज़ोर से कि नाक तोड़ देता मैं तेरी. एक कंपनी होती थी, मैं वहाँ जाके वॉइस ओवर वगैरह करता था. तो वॉइस ओवर करते उनके पास ना मेरा बिल ज़्यादा खड़ा हो गया, 7-8-10 लाख रुपए टाइप्स खड़े हो गए. तो उन्होंने जो है वो 2 साल तक, अब वो मैंने चल रहा है, दे रहा हूँ, पैसे नहीं आ रहे भाई. जब 7-8-10 लाख रुपए हो जाएं तो वो लाख रुपए दे दें, फिर 9 हो जाए, फिर 2 लाख रुपए का बिल खड़ा हो जाए, फिर 2 लाख रुपए दे दें, लेकिन मेरी प्रिंसिपल अमाउंट समझ ले वहीं खड़ी हुई है. मेरी प्रिंसिपल कर दिया. उसने कहा ये तो तुम हमारे पास पैसे लगा चुके पार्टनर, अब तुम्हारी एक्विटी ये है कंपनी में. मैं गया उनके CFO के पास, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, रहमत साहब मरहूम, रहमत साहब के पास मैं गया. मैंने कहा रहमत साहब ये बताएं, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की चीज़ सुनी है कभी आपने? मैंने सुनी है. तो कहने जी क्यों डॉक्टर साहब? मैंने कहा यार, और एक होता टाइम वैल्यू फॉर मनी, ये भी सुना होगा आपने कभी ना कभी. मैंने सुनी है ये बातें, आपने तो पढ़ी होंगी ना ये. तो उन्होंने कहा नहीं क्यों पूछ रहे हैं आप? मैंने कहा ये जो आपने मेरे पैसे मुसलसल फंसा के रखे हुए हैं, आप एक काम करें, ये तो इनडेफिनेटली फंस जाएंगे भैया, अगले 20 साल भी ये तो बाहर नहीं आते. जितने की ये बिल्डिंग खरीदी है ना आपने, कब खरीदी थी? उन्होंने कहा ये तो 30 साल पुरानी है. मैंने कहा जितने की खरीदी थी अभी कैश देता हूँ. कहने क्या? मैंने कहा भाई 30 साल पहले आपने ये 10-12 लाख रुपए की ली होगी ना बिल्डिंग, KDA में ज़मीन समेत. अभी 10-12 लाख रुपए देता हूँ, ये बिल्डिंग मेरी हुई, अब तुम हो गए मेरे किराएदार. ऐसा कर ले, क्योंकि तुम्हें टाइम वैल्यू फॉर मनी और कॉस्ट, ये तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना भाई. तो सबकी 10 लाख थे, आज भी 10 लाख है, ठीक है ले लो, है ना. जैसे मेरे पैसे अरे 10 ही तो हैं, तो ये 10 पड़े हुए ना तुम्हें, घुमा के मारा है मतलब. तो मैंने कहा यार आप तो ये बिल्कुल अजीब सी बात कर रहे हैं यार, कि मेरे 10 वहीं पे खड़े हुए लेकिन आ तो रहे हैं. तो भैया ये भी तो तुम्हारे 10 ही थे ना, ये 10 तुम एडजस्ट कर लो, ये बिल्डिंग मेरे नाम पे कर दो. बोलो यार कैसा दिया? तो वो ज़रा से अजीब से हो गए ना, कहने नहीं लगता है आप नाराज़ हैं. मैं कहा नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तब चुका हूँ आपसे, मेरी हो गई बस. और अब मैं ना बदतमीज़ आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं बदतमीज़ी पे उतर आऊँगा बॉस, ये मसला हो जाएगा.
तो ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ों से ना सीखने को ये मिला कि भाई ये ग्रो करना ज़रूरी है। सो अगेन कमिंग बैक, फिर उस वक्त जो है ना छोटी छोटी सी डैड से ही सीख के ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी कर ली कि जिसकी वजह से ये समझ में आना शुरू हुआ कि यार ये कम से कम मैंने ना अगर इन्वेस्टमेंट नहीं की होती तो मैं ये उड़ा देता, या मुझे खुजली हो जाती, या मुझे खुजली हो जाने से मुराद वही वाली बात कि चुल, क्योंकि जब पैसे जेब में रखे होते हैं ना तो वो कंफर्टेबल हो जाता है आदमी। और मेरे जैसा आदमी एटलीस्ट जो है ना वो ये कहता है कैसे उड़ाऊँ इनको, कहाँ खर्च करूँ, कैसे मस्ती करूँ मैं इनके साथ, किसी को खिला दूँ, पिला दूँ, घुमा दूँ, कुछ खर्चा कर दूँ, कैसे करूँ, फ़ोन कौन सा नया है। इस बुक में एक लेसन है कि सेविंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप किसी खर्चे के लिए सेव कर रहे हो। हाँ। हमारी प्रोग्रामिंग ये होती है एज अ मिडिल ग्राउंड जो हम रखते हैं, हाँ। हमेशा से एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो उसने कहा कि इससे दो फ़ायदे होते हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए। एक तो ये कि ज़िंदगी इज़ अनप्रडिक्टेबल, कभी भी पलट सकती है। तो एक तो आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होता है, ठीक है, क्योंकि आपके जहन में खर्चा नहीं है तो आपने उसके लिए रोका। दूसरा, आपके पास टाइम की फ्रीडम होती है, ठीक है, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया, जॉब स्विच करनी है या किसी कम पे चेक वाली एक जॉब पे जाना है सिर्फ इस वजह से कि आपके कोई ऐसे इश्यूज हो रहे हैं जो अनअवॉइडेबल है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं क्योंकि आपके खर्चे बचे हुए, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आपको जहन में रखने चाहिए। तो सेविंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि किसी चीज़ पे खर्च करने के लिए आप सेव कर रहे हो। हमारे घर में बीसियाँ डाली जाती हैं किसी खास चीज़ के लिए, हाँ, शादी होगी उसके लिए सेविंग्स की जाती है। तो हमारे जहन में पहले से होता है सेव कर रहे हैं तो खर्च करने के लिए कर रहे हैं। यार इसको ना एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमने ना एक बड़ा अगेन कमिंग बैक, हमने ना फाइनेंशियल लिटरेसी को कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। आप इसमें देखें, हम ना बच्चियों को ख़ास तौर से अगर देखें, और मैं एक एवरेज पाकिस्तानी एवरेज हाउस होल्ड की बात कर लेते हैं हम, तो हम बच्चियों को बताते हैं कि बेटा देखो, जो भी कमा के भाई वाले शौहर जो भी है आपके घर में ब्रेड विनर, आप ख़ुद भी जो कमा के लाते हैं, इसके अंदर आपने जो है ना अपने वसाइल में रहते हुए चीज़ें करनी है, और फिर आप अपने ख़र्चे इसकी मुनासबत से करो। हम ये नहीं कह रहे यार कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स इसकी मुनासबत से करो। देखें, इस बात को थोड़ा सा ना हमें रीवर्ड और रीप्रोग्राम करना होगा अपने आप को कि बॉस, हम ये क्यों कह रहे हैं कि खर्चे इस मुनासबत से करो, हम ये क्यों नहीं कह रहे कि यार तुम इन्वेस्टमेंट्स इसकी मुनासबत से करो, क्योंकि फिर उसको ये समझ में आएगा कि एक मिनट, इन्वेस्टमेंट्स करो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, फिर क्या करती हैं वो ख़वातीन या जो भी घरेतन जो होती है ना हमारे यहाँ की, वो ना थोड़ा थोड़ा सा उसमें से सेविंग्स करती रहती है कि जी अगर फ़हाद मुझे लेट्स अज्यूम 100 रुपये देते हैं महीने के, तो मैं ना 95 में काम चला ली, तो 5 रुपये ना ऐसे करके मैं किसी जगह पे रख लेती हूँ, और जब अगर कभी रेनी डे आया तो वो 5 होते होते 500 हो गए होंगे या 50 हो गए होंगे। वो एक्चुअली 500 नहीं हुए हैं, वो एक्चुअली 300 रह गए जो 500 आपने सेव किए थे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हम नहीं करते। सही है। अच्छा, हमारे पास एक फिक्स्ड, हालांकि आप देखें कितनी कमाल की बात है, हम वो चंद कौमों में से हैं जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करती है जब बच्ची की शादी होती है कि यार इसके काम आ जाएगा, है ना। गोल्ड इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अभी आप देख लेना कि किस तरह से बढ़ रहा है, मुझे नहीं पता ये एयर कब होगा, लेकिन इस वक्त तो पागल हुई हुई है कि मतलब 3000 पे आउंस चला गया, पागल हो गए लोग कि भाई क्या हो गया यार, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी हो गई मार्केट में कि बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ चला गया। समझ में नहीं आ रहा ट्रंप क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इलॉन मस्क क्या करेगा, लोगों ने बोला गोल्ड उठा लो भाई, है। सो अनफॉर्चुनेटली हम पॉलिटिक्स को क्यों फॉलो करते हैं, ताकि हमारी चाय के सेशंस मज़े क्यों, इसलिए नहीं फॉलो करते कि ग्लोबल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या आएगा उस पर। अच्छा, मैं इसमें होशियार नहीं हूँ कि मैं बताऊँ कि जी मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ प्रिंसिपल फंक्शन ग्लोबल पॉलिटिक्स हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स ना। तो अगर हम उसको नहीं समझ रहे और हम इसको इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ यहाँ तक यूटिलाइज कर रहे हैं कि चाय की प्याली पे हमारी आपकी गप अच्छी लगेगी, तो फिर इसका मतलब हम इस इन्फॉर्मेशन को बेवकूफ़ों की तरह यूज़ करें। सही बात है ना। हमारे पास ये अगर इंटेलिजेंस है तो हम इसको अपने एडवांटेज के तौर पे यूज़ करें। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि मिडिल इनकम, वो देखें रिच डैड पुअर डैड हमने पढ़े बिल्कुल, और इसको भी अगर आप पढ़ें तो एट द एंड ऑफ द डे भाई हर आदमी स्क्रैच से आया है बॉस। हमारे यहाँ ये फिक्स माइंडसेट ये यार असल में इसके पापा के पास पैसा बहुत था, तो हम ब्लेम शिफ्ट करते हैं ऐसे ही। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इन पर्टिकुलर इन पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। बहुत ही नेगेटिव इन्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए। सही बात। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे 100 रुपये हैं वर्सेस आपके पास यही 100 रुपये करेंसी के, मैं उस पर भी नहीं बात कर रहा, अगर आपके पास $1000 यहाँ पर है वर्सेस आपके पास $1000 दुनिया में कहीं और है जो कि एक अच्छी बूमिंग इकॉनमी है, तो आप वहाँ पे $10,000 का लेवरेज कर सकते हैं। यहाँ पे $1000 का पूरा लेवरेज भी नहीं मिलता, है ना।
तो लेवरेज की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी बेट्स में जीत भी जाते हैं व्हेन दे प्लेस अ बिजनेस बेट। ओके, हमारे यहाँ देखें, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आपको यहाँ पे घर खरीदना है, अभी कहने को थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा है कि यार आप HBFC जाएंगे और आप लोन ले लेंगे। HBFC कितने परसेंटेज पे लोन देगा बॉस आपको? आपकी इनकम है PKR में, सही है, इस वक्त चल रहा है 11-11.5%, है ना? मैं कह रहा हूँ 11%, बॉस किस दुनिया में 11% होता है भाई? कहाँ होता है 11%? 6% हुआ तो अमेरिका की चूल्हे हिल गई। सिंगल डिजिट ही होता है ज़्यादातर, है ना? क्योंकि उनकी चीज़ें, इकोनॉमिक्स सब कुछ स्टेबल है। अभी भी आप जो है वो 12-8-10% आप देते हैं ना दुनिया में, तो आप घर अपने नाम पे मॉर्गेज करा लेते हैं और उसके बाद उसकी रीपेमेंट्स में आराम से 30-35 साल बैठ के आप देते हैं। जबकि उनकी करेंसी हमारे से बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है और साथ में उनके पास ये भी ऑप्शन होता है कि इसको मैं कल को फ्लिप भी कर लूँगा, तो मेरी इक्विटी जो बढ़ रही है इसके अंदर, तो अगर मैंने 100 रुपये इसमें डाले थे और ये 300 रुपये की थी ज़मीन, तो मैं 30% का इक्विटी स्टेक होल्डर था। अब जब ये 1000 की हो गई तो मेरा 300 का स्टेक हो गया ना इसमें, तो मेरा पैसा भी ग्रो किया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पता नहीं कैसा होता है, जो मर्जी है वैसा होता है। ये तो नहीं होता है कि भाई अब तो नहीं जी, इतने की इंस्टॉलमेंट नहीं थी, अब वो काइबोर चेंज हो गया, अब उतने का हो जाएगा। अब यार यही मैच करता रहूँ मैं पूरी ज़िंदगी कि अब पता नहीं काइबोर क्या हो जाएगा। लास्ट ईयर मतलब पूरी बिजनेसेस ठप हो गए इस चक्कर में कि काइबोर ही कोई 18 और 20 और 22 पे था ना भाई, तो ये कैसे कोई सर्वाइव करेगा? सो अगेन इट्स नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। नॉन द लेस माइंडसेट तो वही रहेगा ना आपका, यार मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। गोल्ड तो उठा सकते हो भाई, वो तो काइबोर पे डिपेंडेंट नहीं है ना। कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो, वो तो काइबोर पे डिपेंडेंट नहीं है। इवन स्टॉक्स में भी कर सकते हैं आप, वो पे भी, वहाँ पे भी बहुत सारा पैसा शफल हुआ जब काइबोर के मसाइल आए। सो अगेन ये वाली बात हो गई। बट कमिंग बैक, व्हाट मेक्स मी समवन who thinks is able to say something that might help someone, दो चीज़ें भाई। एक तो ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह MBA नहीं किया हुआ, तो मेरे पास थ्योरी ज़ीरो है, मेरे पास प्रैक्टिकल है, थ्योरी मेरे पास ज़ीरो है। आई कैन रिलेट टू योर अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही है। सो मेरे पास ना थ्योरी बिल्कुल ज़ीरो है। एक दफ़ा गया था मैं MBA करने, मुझे समझ में नहीं आया, मैं छोड़ के आ गया। मैंने कहा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, ये मैं नहीं कर रहा भाई। टीचर्स को घुमा दिया होगा आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं होता वो यार वो रियल लाइफ में। एक टीचर थे, उन्होंने जो है ना वो हिस्ट्री, मैं एग्जीक्यूटिव MBA कर रहा था, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ MBA इन पाकिस्तान पढ़ाना शुरू किया। सेकंड सेमेस्टर आया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा सो लेट अस टॉक अबाउट वॉइस ओवर्स। तो मैंने कहा ओके, मैं वॉइस ओवर करता था उस वक्त, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन अ सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट एज फार एज वॉइस एक्टिंग इज कंसर्न इन दिस कंट्री। तो उन्होंने कहा जी वॉइस ओवर मीन्स वॉइस ओवर अ विजुअल। तो मैंने कहा फिर रेडियो पे क्या होता है? ओह दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डॉक्टर साहब, आई थिंक यू शुड रिसर्च। मैंने कहा इसका मतलब भुट्टा चाचा तुम्हें तो नहीं आता ये और तुम बिल्कुल हज़ियान बक रहे हो, तो बहुत शुक्रिया, तुमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है और तुम वही पढ़ाओगे, ये मेरे किसी काम का नहीं है। सही बात है। दूसरी जगह मेरी भाभी MBA HR कर रही थी, उसको BCG मैट्रिक्स पढ़ाया, स्टार जो है वो कोक है, कैश का पेप्सी है, क्वेश्चन मार्क RC कोला है। मैंने कहा कौन सी टीचर है, इसको घुमा के थप्पड़ मारो, पूरी इंडस्ट्री का कोला इंडस्ट्री का इसने CSDs का रटाया हुआ BCG कर दिया। तो मैंने कहा ये सिर्फ पढ़ाती होगी, कह रहे नहीं कंपनी में नौकरी भी करती है। मैं कहा बस अल्लाह माफ़ करे, ये कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। ऐसी मैं एक ब्रांड मैनेजर से मिला हूँ। मुझे वो याद आ गया, मैंने हमारी कहा बात हो चुकी है। मैं कहा जी मार्केट साइज़ क्या है? तो उसने कहा Market size। 45 लीटर। मैंने कहा भैया इस पे तो बहुत Brand आहिस्ता manager। आहिस्ता क्लैप होगी भाई, 45 लीटर का मार्केट साइज है। मार्केट साइज। तो ये है। मेरे ख्याल से टैंक्स वैंक्स बेचते थे, क्या करते नहीं, वो गीज़र लॉन्च करने गीजर वाले बेचते थे थे। और तो वो आपने उनसे पूछा आपका मार्केट साइज क्या है? मैंने कहा भाई वो गीज़र का मतलब मुझे क्या पता मार्केट साइज़ क्या है गीज़र का पाकिस्तान में। 45 लीटर। मैंने कहा 45 लीटर और 55 लीटर है। SKUs बता दिया। मैं कहा जी बहुत अच्छा हो गया, इतना तो मुझे भी आता है, ये brand गलत हो गया manager। यार। और ये ब्रांड मैनेजर है, कहीं से पढ़ के आई होगी बच्ची। हाँ। बहरहाल सो अगेन देखें, हम ना अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों को हम क्या पढ़ाते हैं, हम कहते हैं बेटा तुम पढ़ लो, तुम ये मेहनत कर लो, तुम ये स्पोर्ट्स खेल लो, तुम मिसाल के तौर पे कोई टैलेंट अक्वायर कर लो। व्हाट वी डोंट डू इज़ इसके बाद क्या करना है। स्टेज 2 ये है कि भाई इसकी यूटिलिटी जब तक मुझे नहीं आएगी। और मैं अभी पिछले दिनों हमने एक लॉ इन्फोर्स कर दिया घर के अंदर, और वो ये हुआ कि मैंने बच्चों से कहा कि भाई अथॉरिटी आपके पास तो नहीं होनी चाहिए। यार ये बाकी सब भी आपसे एग्री करते हैं कि ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये कर दिया। मैंने कहा जी अब से ना ये मस्तियाँ बंद, पॉकेट मनी मिलेगी फिक्स। इसके बाद आउटिंग है नहीं है, फलाना है, कुछ खाना है, ये मेरा मसला नहीं भाई।
हाँ, स्कूल के सारे मामलात पूरे होंगे, आपके लंच टाइम के मामलात पूरे होंगे, लेकिन जितनी मस्तियाँ हैं इसके अलावा, जो नेसेसिटीज़ के अलावा हैं, वो सब इसके अंदर आप मैनेज करेंगे। सही है। तो इसमें ना अलिशबा ने एक बहुत कमाल बात बोली। उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने कहा क्यों? तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपको इतने पैसे मिलेंगे कैश? कहने इससे 5 गुना तो मैं वैसे ही निकाल लेती हूँ आपसे। सही है ना? तो अब वो मेरी लाडली भी है, कर लिया उसने फ़ौरन पकड़ लिया ना कि बॉस ये भंड हो जाएगा, ये इसमें के पास ही रहने दो, इसमें लॉस है। हाँ। हैं, ये अच्छा है कि इन्हीं की वॉलेट से कुछ भी हम ऑर्डर कर लेते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता कि फिक्स हो गया। सो व्हाट इवेंचुअली आई टोल्ड देम, और अभी भी चिड़चिड़ होती है इस बात पे, क्योंकि अभी कोई 1 महीना ही हुआ है ये इन्फोर्स किए हुए, तो अभी भी होता है कि यार बाबा मतलब ये तो हमारा लॉस हो गया ना भाई। तो मैंने कहा भाई आपका लॉस हो गया, बट मेरा जो पर्पस है वो सबसे पहले ये है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतनी है कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने महीना चलाना है तो क्या होगा। रिवर्स इंजीनियर करना सीखो आप पहला, ठीक हो गया ये, दिस इज स्टेप नंबर 1। इमीडिएटली आफ्टर दिस, महीना ख़त्म होने से पहले मैंने अभी रिसेंटली एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, जिसपे ना सबने कहा यार ये तो बलवा मच जाएगा, आ गई। ये तो बवाल मच गया भाई, गाड़ी के अंदर मतलब शोर शराबा हो चुका ना इस पर। वो ये हुआ कि जी अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका परफॉर्मेंस का KPI है, परफॉर्मेंस बेस्ड रख दिया आपने, ओके, ये तो कंपनी में बवाल मच जाता है। घर में कर दिया आपने। ये मैंने घर में कर दिया, मैंने कहा देखें जी आपके KPI 2 हैं, मार्केट कंडीशंस देंगे बॉस। मतलब सिंपल है ना भाई। हाँ। मैंने कहा जी एक तो ये है कि आपकी स्टडीज़, और दूसरा ये कि आपके घर के जो भी मामलात हैं, चोर्स हो गए, चीज़ें हो गई, ये करना है आपने। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा 20% का, और अगर आपने नहीं परफॉर्म किया तो भैया डिमोशन भी हो जाएगी। तो इस पे ये हुआ यार क्या मतलब, स्टेबल नहीं रहेगा कुछ भी, हाँ या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये ऐसा नहीं कि हाँ मिलते हैं इतने ही मिलते हैं, ये वाला जो माइंडसेट है ना कि हाँ इतने ही आते हैं, दिस इज अ कंप्लेसेंट माइंडसेट। बिल्कुल ऐसे। दिस इज समथिंग दैट आई डू नॉट वांट टू इनकलकेट इन द नेक्स्ट जनरेशन, एटलीस्ट माय नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी वजह से लोग पूरी नौकरी में 20-20 साल बैठे रहते हैं, क्योंकि ये इसी mindset कंप्लेसेंट की वजह से, complacency क्या की ठीक वजह तो से। है। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अल्लाह का शुक्र ना करें, मैं कह रहा हूँ आप ज़रूर अदा करें उसका शुक्र, और अल्लाह का बहुत करम है, लेकिन वो ये कह रहा है मांग लो, तो वही तो कह रहा है, सही बात। तो मांग लो ना यार। वो इसलिए थोड़ी कह रहा है मांग लो कि तुम एक लालची कुत्ते हो जाओगे या सुअर हो जाओगे, वो इसलिए कह रहा है मांग लो कि वो कह रहा है अपना स्टैंडर्ड रेज करो, क्या चाहिए। और सही बात है। मैं इसमें यूं कह लेते हैं कि चलो अगर हम इसको फाइनेंशियल से हटा के रूहानियत पे लेकर आ जाए 1 सेकंड के लिए, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ ये पता था कि वो जन्नत में जा रहे हैं, उनको ये भी पता था कि वो खालिक कायनात की फेवरेट तरीन क्रिएशन है। अग्रीड। ये वो वाहिद क्रिएशन है जो सिदरतुल मुंतहा क्रॉस करके अपने रब को जा मिली। अग्रीड। फिर भी ये क्रिएशन, और मैं हस्ती भी नहीं कह रहा, एंटिटी भी नहीं कह रहा, क्रिएशन कह रहा हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर खड़े होकर इबादत कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मुझे और चाहिए, चाहे वो माफ़ी की सूरत में हो अपनी उम्मत के लिए, चाहे वो मोहब्बत की सूरत में हो अपने रब के लिए। तो यार जब वो मांग रहे हैं तो तुम कौन से हीरो भाई। सही बात है। तुम कह रहे हो नहीं मेरा काफ़ी है, मुझे नहीं चाहिए। यार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तुम लालची वाली बातें कर रहे हो। खुद कह रहा है भाई मांग लो, और क्या चाहिए तुम्हें। हम कह रहे हैं नहीं हमें नहीं चाहिए बॉस, हम तो ऐसे ही हैं। सो दिस इज़ अ वेरी, ये आपको मैं बताऊं, और ये सबसे पहले किसने नोटिस किया था, ये नोटिस किया था एक फॉरेन डेलीगेशन है जो आया था यहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, या मलेशियन था या सिंगापुरी था। ये लोग इधर आए और जिससे मिले वो कह रहा है अल्लाह का शुक्र है, बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। उसने कहा ये जो आपका कंप्लेसेंट एटीट्यूड है ना बॉस, वो ये बोल कर गया था हमारे लीडर्स को, आई थिंक 80s या 90s की बात है ये, वो ये बोल कर गया था कि ये एटीट्यूड आपको मरवा देगा, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। आज आप देख लें वी आर अ कंप्लेसेंट नेशन। हमारा जो बैट्समैन है वो टीम में आने के बाद ऐसा हो जाता है कि जैसे कुछ होने थोड़ी वाला, अब थोड़ी हिलूंगा मैं यहाँ से। हमारे जो आप ओवरऑल देख लें, जनरली स्पीकिंग वी आर नॉट ड्रिवन टू डू मोर फॉर आवरसेल्व्स। ड्रिवन का वर्ड सही यूज़ किया, हम ड्रिवन नहीं है। सो हम, अगर आप ड्रिवन नहीं है ना फाद, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि ग्रोथ जो है वो उस पेस पर आएगी जिस पेस पर आपकी कभी डिज़ायर होती है। सो व्हाट मेक्स मी क्वालिफाइड इज, मैंने ये सारे भंड मारे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। कंप्लेसेंट भी रह चुके हैं, मैं कंप्लेसेंट भी रह चुका हूँ। अच्छा, मैं कंप्लेसेंट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेसेंट नहीं था, बिकॉज मैंने इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे गिर्द इतने सारे कंप्लेसेंट लोग मैंने देखे। मैंने आप उनसे ऊपर ही रहे कि ये नहीं चाहिए भाई, ये क्या कर रहा है यार, ये क्या मतलब, ये कैसी बात है। सो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, एंड आई एम अ पैशनेट पर्सन। बाय पैशन आई मीन कि मेरे ना एक्सट्रीम्स हैं।
सो अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग गई तो मुझे वो इतनी अच्छी लग जाती है कि मैं आई कैन लिव विद दिस, कि यार ये ओके बॉस, मैं इसकी बिल्कुल जड़ों तक चला जाऊंगा। और अगर मुझे नहीं अच्छी लगी कोई चीज़ तो मैं इतना रद्द कर दूंगा उस चीज़ को कि मैं भूल जाऊंगा उस शख्स को कि मेरी ज़िंदगी में ये एग्जिस्ट नहीं करती ये चीज़। सो आई एम पैशनेट इन दैट वे। सही है। तो एक्सट्रीम थोड़ा सा पोलैरिटी वाले लोगों के हवाले से भी, प्रोफेशंस के हवाले से भी। हाँ, कि जैसे मुझे मेडिसिन नहीं पसंद। सो एज ए पर्सन ना मुझे अस्पताल जाना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है यहाँ बीमारी है, मरीज़ हैं, परेशानियाँ हैं, लोग ना कोई खुशी में नहीं आता जिसका। और मैं ये मिसाल देता हूँ कि बहुत जो अपनी डिलीवरी भी करवाने आता है ना दूल्हा, जिसका कुछ नहीं जा रहा, आप और मैं ये फेस कर चुके हैं, उसकी भी ना सबसे पहली रट ये लगे तो या अल्लाह देख लेना, या अल्लाह प्लीज़ कोई भड़ ना हो जाए, या अल्लाह प्लीज़, या अल्लाह प्लीज़, या अल्लाह प्लीज़। तो या अल्लाह प्लीज़ के बगैर कोई अस्पताल नहीं पहुँचता। और इससे ज़्यादा खुशी की वो बात नहीं हो सकती कि आप बाप बनने वाले टाइप्स, तो भी आप या अल्लाह प्लीज़ कर रहे हैं। तो बाकी सब सिचुएशन में तो या अल्लाह प्लीज़ ही होता है। सो मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं जाना चाहता बॉस। दैट इज़ समथिंग जो मैंने अपनी ज़िंदगी से रद्द कर दिया। सही है। सो आई एम पोलर दैट वे। व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि यार आई हैव अ पैशन फॉर एग्जाम्पल वॉइस ओवर्स। मैं बहुत मज़ा करता हूँ, आई इन्जॉय इट। मुख्तलिफ टाइप की छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स आती हैं और मैं उनको बोलना इन्जॉय करता हूँ, और मैं उसको जब अच्छा डिलीवर करता हूँ तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है। हनीमून का पहला दिन, और इसलिए नहीं कि मैं अपनी बीवी के सामने शो मार रहा हूँ या नहीं मार रहा हूँ, या मैं बस ये मेरी आदत है। हनीमून का पहला दिन झगड़ों के बाद शादी हुई है कि मतलब मैं मर जाऊँगा टाइप, क़यामत से क़यामत तक। और मैं कोलालमपुर में हम लैंड करते हैं और KL में हम जाते हैं 300 मूवी देखने के लिए। मुझे नहीं पता मैंने आपको ये बताया नहीं बताया। ओके, तो 300 हम देखने जाते हैं। याद रहे 300 देखने गए, एक एक्शन से भरपूर फिल्म है ये, ठीक हो गया। और मैं लेकर गया हूँ कि नहीं यार चलो 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 यार 300 देखेंगे, और उसको पता भी नहीं है कि 300 है। अच्छा चलो चलते, अच्छा है देख लेंगे हम भी। तो मैं गया हूँ इंथुजियास्टिकली, और मैं खड़ा हुआ, और जब ये तराना वराना चला है मलेशियन, तो वो हम खड़े रहे। और उसके बाद फिर नहीं इश्तहार चलते हैं, वो मले में चल रहे हैं। मेरे फरिश्तों को मले नहीं आती, लेकिन मुझे सुनाई देता है, और मैं दोहरा रहा हूँ वो जो कह रहा है उसी एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है कि जब मैं इश्तहार सुनूंगा तो मैं ऑटो पे बोलना शुरू करूँगा ताकि मैं ये टोन भी पकड़ लूँ या मैं ये एक्सप्रेशन पकड़ लूँ। दैट इज़ हाउ आई हैव लर्नड टू मोडस ऑपरेंडी। इसी तरह होता है, या आप इसी तरह आपने अडेप्ट किया चीज़ों को? भाई मैं प्रोफेशनली अगर आप इसको एक काम आता है, इसको बाइसेप बनाने आते हैं। अच्छा कैसे बना रहा है भाई बाइसेप? ऐसे बना रहा है, एंगल चेक करो भाई इसका। ओके, अब मैं भी प्रैक्टिस करूँगा इसके साथ, ऐसे ही होगा ना। ओके ओके ओके, हाँ, दिस इज़ यूनिक, दिस इज़ एंड इज़ वेरी सिंपल। जैसा ये कर रहा है इसको आता है, पैशन वाली बात, लेकिन ये खुद होगा फिर। ये नहीं हो सकता कि यार इधर आओ तुम जरा मेरे बाइसेप सीधे करो, नहीं। जब तक आप खुद नहीं अटेंशन पे करेंगे तब तक वो कितना ही सीधा कर ले, आप फिर वापस टेढ़ा कर लेंगे ना, कि नहीं बॉस तुम्हारी पिंकी ऊपर होनी चाहिए, तुम नीचे लेके जा रहे हो, तुम्हारा हेड ही टारगेट नहीं हो रहा ना। और आपको वो नॉन मस्कुलर या फिर नॉन फिजिकल बातों से होता है। फॉर एग्जांपल माइंड मसल कनेक्शन, दैट्स नॉन फिजिकल, दैट्स इंटरनल, है ना। वो बताया जाएगा, आप वहाँ फोकस करोगे तो होगा। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये उन्हीं को पता है जो प्रोफेशनली कर रहे हैं चीज़ों को, या फिर प्रैक्टिस है उनकी, है ना। भाई इंटरनली कहाँ लिंक करना है चीज़ों को। यस। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक आपका इंटरनल सेंसर है, आपकी शॉपिंग स्ट्रेटजी ये है कि यार मुझे कोई नई चीज़ आती है मैं पागल हो जाता हूँ। मुझे सख्त शौक़ है, सख्त शौक़ है महंगे मोबाइल का, महंगी गाड़ी का, सख्त शौक़ है। अगर मैं आपसे, गाड़ी का तो मुझे पता है, मोबाइल का नहीं पता था मुझे। सख्त शौक़ है कि तो हाँ बच्चे कामयाब रहे कि आपने अभी तक इस पर टिके हैं। मैं बता रहा हूँ आपको भाईजान, ये चाइनीज, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा यूँ जगह, ये एक चाइनीज़ मोबाइल है, पिछले 2 साल से इस्तेमाल करता हूँ, अभी तक सही चल रहा है। जब तक चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा। जिस दिन इसकी जो है वो क्या लेंगे, इसकी रूह निकल जाएगी, फिर एक नया आ जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन ये चाइनीज़ है, आप समझ रहे हैं। और ये शौक़ किल करना ऐसे समझ में आया कि यार व्हेन यू डिले योर ग्रेटिफिकेशन, फाइनेंशियल्स में ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन की हम बार बार बात करते हैं हर चीज़ में, है ना। सो देखें, जब आप अपनी ग्रेटिफिकेशन को इंस्टेंटली अक्वायर कर लेते हैं तो व्हाट दैट डिसेबल्स यू टू डू इज़ टू ग्रो इन अ सर्टन वे, बिकॉज आपके पास अभी पैसे आए, अभी खुजली हुई, अभी उड़ा दिए। वो जो आपने पिछली बार बात की थी ना यार, एक स्टार्टर किट होती है, हर लड़के की एक स्टार्टर किट है। ऐसे ही है। जानी चेक कर तेरे भाई का मोबाइल, तेरे गाड़ी की चाबी, और अगर थोड़ा सा और अच्छा शक्का लगे तो गाड़ी चेक कर रहा है भाई, ऑटोमेटिक वाली ली इस बार तेरे भाई ने।
ये वाला मसला। तो ये जो तेरा भाई सिंड्रोम है ना ये, और ऊपर से वो मेंटोर भी बन जाए किसी का, और वो अपने से कम लोगों का, तो होशियार बना हुआ है हाँ, फिर तो वो बताएगा सबको हाँ। कि ऐसे तुमने तबाह करनी है अपनी ज़िंदगी। सो वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझ में आया, बिकॉज आई हैव सीन माई फादर डू दिस, एंड व्हाट आई वॉज एबल टू सी वॉज कि यार मेरे वालिद से ज़्यादा सीनियर लोग जिनकी सैलरियाँ मेरे वालिद से ज़्यादा थी, या जो, और वो घूमे थे पूरी दुनिया, वो यहाँ भी घूम रहे हैं, वो वहाँ भी घूम रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, और इवेंचुअली पता ये चला कि वो एक दिन हमारे घर पे किराएदार है। मुझे तो सीनियर भी थे आपके, कहने हाँ, कहने वो एक फलाने साहब थे वो भी किराए पे रह रहे हैं। तो मैंने कहा डैड आपने कैसे घर कर लिया? कहने यार मैं घूमने नहीं जाता था, फिर मैं ये इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर ये ले लिया था एक लोन, तो फिर ये वाला पे ऑफ किया, फिर एक और ले लिया था लोन, तो फिर वो वाला पे ऑफ कर दिया, तो अल्लाह का शुक्र है यार, घूमा ज़्यादा नहीं मैं भाई। यहाँ अल्लाह का शुक्र जस्टिफाइड है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो ये अल्लाह का शुक्र जस्टिफाइड है। सो आई हैव सीन माई फादर डू दिस, ही इज़ रिचर देन आई एम इन ऑल पॉसिबल वेज, माशाल्लाह। हाउएवर मैंने ना डैड को कभी भी ये होते हुए नहीं देखा कि यार मैं तो घड़ी चेक करूँ। ये मैंने किया उनके साथ कि यार डैड के पास ये वाली घड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार जब उन्होंने, अब ये मेरा इमोशनल वाला एंगल है, ठीक है, जिससे मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी आउट द डोर चली जाती है कि बॉस सॉरी यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ ये पूरी ज़िंदगी कर चुके, सही बात है, यही कॉम्प्रोमाइज़। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये एक बेहतर वाली घड़ी पहन ले, या इनके पास एक दो ऐसी घड़ियाँ हों कि आज मैं ये पहनूंगा कल मैं वो पहनूंगा, या इनके पास एक ऐसी कोई चीज़ हो जो इनकी ख्वाहिश को ज़रा कुछ पूरी कर सके। अब वो अपने आप को इतना प्रोग्राम कर चुके हैं, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ आपको मैं, ऐसी अजीब सी बात कि जिस पे आप कहेंगे हैं। पिछले दिनों मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये नाश्ता क्या करते हैं आजकल? कहते हैं वो ऑमलेट या डबल रोटी वगैरह खाते। मैंने कहा कॉर्नफ्लेक्स क्यों नहीं खाते ये? तो कहते पता नहीं। ये मैंने मॉम से बात की, मैं कॉर्नफ्लेक्स के 2 डब्बे ले आया। जब मैं ले रहा था तो मैंने डैड से पूछा, मैंने कहा आपको कॉर्नफ्लेक्स पसंद है ना? नहीं यार मुझे तो कुछ भी खा लेता हूँ यार। मैंने कहा डैड मैंने आपसे सवाल ही पूछा है, हाँ या ना में प्लीज़ बता दें मुझे आप, क्या आपको कॉर्नफ्लेक्स पसंद है अब भी? यार तुम किन चक्रों में पड़ रहे हो? मैं नाश्ता करता हूँ अच्छा सा यार, फर्स्ट क्लास ताज़ा ऑमलेट बनाता हूँ, मैं ब्रेड के साथ खाता हूँ, मज़ा आता है। मैंने कहा बॉस ये मेरे अब्बा हैं, ये एक और अगले स्टेज का आदमी है ना, ये बिल्कुल ही मतलब ये है मेंटोर, एटलीस्ट मेरे ये है मेंटोर, अल्मा माटर। हाँ अल्मा माटर ये है भाई, इन्हीं से सीखा जो भी सीखा। मैं लेकर आया, मैंने रख दिए ना। तो अगले दिन मैंने मॉम से पूछा, मैंने कहा खाए इन्होंने? कहते बहुत शौक से खाए। तो मैंने शाम में पूछा, मैंने कहा कैसे थे? बहुत दिन कहने यार अच्छे हैं, मज़े के, अच्छा लगा। अब वो खाते हैं। सो यू सी आई एम नॉट सेइंग कि अपनी हर ख्वाहिश मार दें आप, बट दिस इज़ अ मैन हु इज़ कम फ्रॉम एब्सोल्यूट ज़ीरो। मेरे दादा से इनको कुछ नहीं मिला, तो मैंने इनको एक्चुअली ये कह लें कि इन्होंने जो है ना एक्चुअली सेल्फ मेड आदमी है ये। सो इस शख्स ने ना अपनी हर खुशी को कह लें कि ग्रोथ में तब्दील कर दिया। सो इट इज़ नाउ माई जॉब, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ नाउ माई जॉब टू ग्रो दैट, जो भी इन्होंने किया है ना। सो अगर ये 0 से 10 तक लेकर आए ना, तो 10 से मैं अगर 100 पे नहीं ले जा सकता तो मैं कोशिश तो पूरी करूँ ना कि मैं 10 से 100 कैसे लेके जाऊँ। फिर मैं चाहूँगा कि यार अगर मैं फॉर एग्जांपल 90 पर भी पहुँचाऊँ तो 90 के आगे फिर मेरा बेटा 900 पे लेके जाए, तो जनरेशन ऐसे ही ग्रो करेगी, है ना? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे ही होगी। ग्रोथ ऐसी आती है भाई कि यार स्टूडेंट बिरयानी एक साहब ने शुरू की थी जो ठेले पे करते थे, फिर उनके बेटे बाहर से पढ़ कर आए और अब जो है एक बड़ा बिजनेस है जो कि मुख्तलिफ टाइप के इलाकों में मुख्तलिफ बिरयानी की ऑफरिंग्स और भी चीज़ें देता है। सो दैट ग्रोथ हैज़ टू कम फ्रॉम देयर। दिस कैन ओनली हैपन इफ़ देयर इज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर तो आप यूँ समझ लें कि पहली जनरेशन ने ये कर लिया होता कि डैड के पास अरमानी के सूट्स होते, बॉस के सूट्स होते और हैं, और उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया घूमी भी होती है, और हम अभी इस वक्त किराए के मकान में रह रहे होते हैं। बिल्कुल चेंज्ड। तो मेरा पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ वर्सेस अब जो मेरी बेफिक्री है कि मेरे पास घर है बाप का दिया हुआ, उसके ऊपर सोलर लगा हुआ है, क्योंकि मेरे अब्बा ने आज से 6 साल पहले ये गेज कर लिया था कि ये बिजली बढ़ जाएगी भाई। एक दूरअंदेश आदमी मेरे पास अल्लाह ने दिया हुआ है मुझे। आप समझ रहे मेरी बात? सो आई कैन नॉट टेक कंप्लीट क्रेडिट फॉर दिस, आई कैन नॉट, है ना? आई हैव लर्न दिस फ्रॉम अ वाइजर मैन, समवन हु हैज़ मेड श्योर कि वो इतना फ्यूचरिस्टिक है आज भी,
एट इन 70s कि मैं बैठ के सोच रहा हूँ इनको क्या जरूरत पड़ी यार ये करने की, और वो करके और फिर बाद में कहते हैं बेटा देखो अब ये सोल्यूशन हो गया ना, और मैं 1.5 साल के बाद सोच रहा हूँ बॉस बाप होता है बाप होता है। ये बात सो दिस इज वाई आई अंडरस्टैंड एंड नॉट एवरीवन इज ब्लेस्ड। हर आदमी ना इतना ब्लेस्ड नहीं है कि उसको ये लर्निंग्स फर्स्ट हैंड दिखा के मिली हो। हर आदमी ने ना किताब पढ़ी होती है या किसी से लेक्चर सुना होता है। देखें बॉस, आपने ना एक चीज़ करके देखी तो आप उसको ज़िंदगी भर याद रखते हैं। आपने एक आदमी को देखा कि यार ये दुबला पतला लड़का था और मेरे सामने ये रोज़ जिम जाता था, अब इसके डोले चेक कर यार। आपने उसको फिर भी सीख लिया, इम्बाइब कर लिया इस बात को। लेकिन अगर आपने सिर्फ किताब पढ़ी ना कि भाई आप ऐसे किया करें, ऐसे किया करें, फिर ऐसे ऐसे किया करें, आपने कुछ नहीं सीखा भाई। ऐसे ही है, आपका फॉर्म भी ठीक नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही नहीं है, ज़ीरो है, अप्लाइड नहीं है। सो दिस इज़ वाई आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये वाली डिलेड ग्रेटिफिकेशन, देखिए ना अब आप 3rd जनरेशन तक डिलेड हो गई ये ग्रेटिफिकेशन, है ना। एंड नॉट टू बोस्ट अबाउट इट, बट माई फादर इज एक्सपोनेंशियली मोर फाइनेंशियली सक्सेसफुल देन एनी ऑफ हिज अदर सिबलिंग्स। सही। अपने सिबलिंग्स में अपने वालिद से ज़्यादा, अपने सिबलिंग से ज़्यादा उन्होंने वो करा। और अब जब हमारी बारी आई है तो हम उनके बच्चों से कुछ बेहतर हैं। तो दिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन एनेबल्ड अस टू ग्रो एज अ फैमिली एज वेल। तो ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, इसको आप यूँ समझ लें कि देखें आज जो वो हम कहते हैं ना 20s में जो पैसे कमाए अगर तुम इन्वेस्ट कर लोगे ना, बजाय इसके कि ये सोचो जो नहीं थाईलैंड की ट्रिप पे चलें क्या यार, ये बताओ कि जल्दी ये पैसे उड़ाऊँ कैसे मैं, तो वो लोग सारे लोग 30s में ये सोच रहे होते हैं सेविंग तो है ही नहीं, अब कर लेते हैं। और उस दिन मैं वीडियो देख रहा था और मुझे फिर से रिमाइंडर मिला कि जो 20s में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो वो 30s तक आते आते क्या कंपाउंडिंग हो चुकी होती बॉस, है ना। और वो कंपाउंड हो के आपको 40s में 5 से 7 गुना रिटर्न दे चुकी होती अगर कुछ नहीं भी किया होता, सो गए होते। कंपाउंडिंग इज काउंटर इंट्यूटिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना, इन दिस बुक इट्स रिटन। और ख़ास तौर पे क्योंकि कंपाउंडिंग इसलिए समझ में नहीं आती है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। क्योंकि वॉरेन बफेट के बारे में ये है कि उसकी तकरीबन कोई 60% वेल्थ जो है, 60 या 70% वेल्थ वो उसने 62 साल की उम्र में अचीव की थी, जब तक लोग लुढ़क जाते हैं, और वो 94 का है। ऐसा ही। तो मतलब इस वेल्थ की 60% वेल्थ उसने 62 ईयर्स में अचीव की थी, और वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करके। और उसने 10-12 साल से इन्वेस्ट करना शुरू किया था, 10-12 साल का बच्चा था जब उसका फाइनेंशियल अक्यूमेंट इतना हुआ था। जी हाँ, पेनीज में डील करता था ना। काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना, क्योंकि लेकिन जो करते हैं उनको पता है कि भाई कंपाउंडिंग का सीन ही है कि वो बहुत ही स्लो ग्रो होती है शुरू में, आखिर में जब बढ़ती है तो वो उसकी तरह होता है, वो यूं नहीं जाता, वो यूं जाता है। यूं जाता तो ये वाला पैच अगर आपने निकाल लिया ना तो उसके बाद फिर यूं जाता है। और यही तो काउंटर इंट्यूटिव है ना, यही तो रुका नहीं जाता, यही तो यार अबे यार 5 साल हो गए यार, झक मार रहा हूँ चल, यही तो होती है ना, ये चुल है। इस चुल में ना आप गाड़ियाँ घड़ियाँ अयाशियाँ, घूमना फिरना, मोबाइल, फलाने ढिमकाने, ये सब उड़ा देते हैं। फिर आप कहते हैं यार अब मैं ज़रा स्टेबल हो गया, सेटल डाउन हो गया, उसके बाद आपके खर्चे बढ़ चुके भाई। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ जाती है ना। अच्छा, अब आपने अपनी आदत भी बना ली है, आपको ना वो हिट्स चाहिए। अरे यार इंक्रीमेंट आया बॉस, 3 महीने के अरियर्स के साथ आया है, Been there, done that, यार ये जो जूता लेना था ना मैंने $500 वाला, भाईजान ये चाहिए अब मुझे। ऐसे ही है। आप गए, आपने $500 का जूता ले लिया और उसके बाद वो जूता खुद अपने आप को मारने का दिल कर रहा है कि इसके बाद तो कुछ बचे ही नहीं मेरे पास, अब क्या करना है मैंने। फिर आपने उसी रात को जो है ना सबको बोला गया और ऐसा है कि इंक्रीमेंट लग गया तो कल से ना तुम भी खर्चा बढ़ा लो, तुम भी खर्चा बढ़ा लो, तुम भी शाकाहारी। अब आपने रेसिपी बना दी है डिज़ास्टर के लिए। अच्छा, आप 2 पॉइंट्स हैं, एक आपने कहा, एक तो कंट्रोलेबल है, एक अनकंट्रोलेबल है। जो अनकंट्रोलेबल है वो है आपकी पेरेंटिंग, ठीक है। अगर मैं आप अपने पेरेंट्स को कंपेयर करूं आपके पेरेंट्स से, इट्स टोटल कंट्रास्ट, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड वाली कहानी में आई एक्चुअली पुट माई फादर इन द पुअर डैड कैटेगरी, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र है कि वो जितना उनके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने मुझे दिया, सही है, और मुझे इस काबिल बनाया, तो जिसकी वजह से मेरे लिए ना एक लाइबिलिटी बहुत बढ़ गई है कि अगर मेरे फादर एक मैट्रिक पास होने के नाते, जिनको दुनिया का कख कुछ नहीं पता था कैसे चल रही कैसे नहीं चल रही है, मेहनत करके मुझे पलाया बढ़ाया, इस काबिल किया, तो अब अगर मैंने अपने बेटे को 100 गुना ज़्यादा नहीं किया ना तो मुझ पर लानत है। मतलब ये एक तरह से मेरे लाइबिलिटी हो गई है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन
अल्लाह का शुक्र है वर्क एथिक बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है, तो वैल्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त थी जो कि आज तक इनकलकेट हुई हैं। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि हाँ यार, मैंने सुबह किसी के अब्बा को नहीं देखा था कि कोई बोले कि सुबह मेरे अब्बा 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। मैंने अपने अब्बा को 5 बजे के बाद कभी जागते हुए देखा ही नहीं। अच्छा, सही है, 5 बजे किचन से आवाज़ आ रही थी चमचे और इन सब चीज़ों की, अपनी चाय बना के वो ऑन हो चुके, वो ऑन हो चुके होते थे, ठीक है। ये वर्क एथिक था, आज तक उनका ये हाल है। वेरी गुड। तो एक तो ये पेरेंटिंग हो गई, कहीं ना कहीं से आपको वर्क एथिक मिलता है या फिर आपको फाइनेंशियल एथिक्स मिलते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। ये अनकंट्रोलेबल है, ये खुदा से मिलता है आपको। हाँ, ये जब आपने आँख खोली तो ये पापा है भाई, आपको नहीं पापा है, आप जो जैसे भी हो। हाँ, सही, किसी के बिल्कुल टेढ़े भी होते हैं, वो क्या हाँ, कर कुछ सकते नहीं, अगर खुदा ना खासा किसी के शराबी भी हैं, कबाबी भी हैं, कूटते हैं भाई, ऐसा ही है भाई, अब क्या हैं, ऐसे करें। ही है। तो ये तो चलें, ये तो आपका अनफेयर एडवांटेज हो गया। हाँ, सही है। हाँ। दूसरी चीज़ जो है वो आपने पैशन की बात की, मुझे लगता है, और आप रिलेट करेंगे जितना भी आपने फाइनेंशियल सक्सेस कोचिंग के क्लाइंट्स लिए होंगे, तो ये पैशन डेवलप करना बड़ा मसला होता है। क्योंकि एक एम्प्लॉय के अंदर तो एंटरप्रेन्योर होता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एम्प्लॉय कभी नहीं होता। सही है। एक बंदा एम्प्लॉय रह के एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है, उसके अंदर चुल होती है, कीड़ा होता है, इनोवेशन होती है, सब कुछ होता है। तो ये पैशन डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर क्या ऐसे आपकी नज़र में लर्निंग्स रही हैं कि यार मैंने कोई अगर किसी के साथ कोई बात की है या कोई चैलेंज आया कि पैशन किस तरह डेवलप किया जाता है? विंडो शॉपिंग। ओके, साउंड इफेक्ट भी सही आया इस वक्त। मैं आपको बताऊं, विंडो शॉपिंग कैसी? ओके, ये आइलैंड की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? जी हाँ, आइलैंड खरीदने वाली। देखें, सही है। हर बार ना आप विंडो शॉपिंग करें ताकि आपकी ना चुल बरकरार रहे। जैसे आप फोन्स की करते हैं। मैं करता हूँ, मैं रेगुलरली करता हूँ, गाड़ियों की करता हूँ। हाँ, मैं पार्क व्हील्स पे कुछ ना कुछ ढूंढता रहूँगा। मुझे ये पता है कि मैं नहीं ख़रीदूँगा। मैं खामखा शोरूम पे रुकूँगा, उतरूँगा, पूछूँगा कितने की दोगे भाई। सड़क पे मुझे कोई अजूबा चीज़ नज़र आ जाए गाड़ी, मैं रुकूँगा, उतरूँगा, पूछूँगा, चला भी लूँगा। उसको लगेगा ये हो सकता है अभी चेक बुक निकाल के दे दे, मुझे पता है मैं कुछ नहीं करूँगा इसका, ये मुझे पता है। हाँ। क्योंकि जब तक ये अब ये चुल है ना मुझे, अब ये मैंने, क्योंकि देखें, सो बियॉन्ड अ सर्टन एज ना आपको अपनी तो कम से कम ऑडिट करना आ जाता है कि यार मुझे शायद ये करना चाहिए, इस एस्पेक्ट को मैं अपनी लाइफ के ना समझ गया हूँ शायद। बाकी मैं जो भी जानता हूँ नहीं जानता, लेकिन इस एस्पेक्ट को मैं अपनी थोड़ा सा समझ चुका हूँ क्योंकि ये रोज़ करता हूँ मैं अपने साथ। सो जैसे ही वो आपको चुल होती है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। मुझे पता है कि मुझे जो है ना वो एक ये चीज़ नहीं ख़रीदनी, और मैं आपको नाम भी बताऊँगा। सैंडो पहना हुआ, पजामे में, सीधे में घुसा हूँ रोलेक्स की दुकान में। मैं कहा सबमरीनर दिखाना भाई। उसने कहा जी सर। उसने निकाला, यार गोल्डन है ये। कहने सर आप एक दफ़ा पहन के देखें। मैंने कहा गोल्डन है ये। कहने सर पहन के देखें। मैंने फिर कहा गोल्डन है। उसने कहा सर पहन के देखें। मैंने कहा पहन लेते हैं। अब मैंने पहनी, यार फहद फील बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया भाई सबमरीनर पहन के। और मैंने अपने आप को यूं करके देखा, मैंने कहा अरे यार पार्टनर ये तो बहुत लजीज लग रही है भाई। और ये मैं ले भी सकता हूँ, तो मज़े की भी है, और सबमरीनर है, मतलब सही है ना। मतलब क्या हो गया। और ये भी होगा कि भाई ये तो, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं ना जो आप जनरेशनली पास ऑन भी कर देते हैं। पोता वोता भी सबमरीनर पहन लेगा आपका टाइप्स। मिसाल है कि बेटा दादा ने ली थी ये, और मजीद वैल्यूबल हो गई है, तो ये भी हो गई है। कहीं एसेट वाला एलिमेंट भी होता है इसमें, थोड़ा सा कुछ एसेट वाला एलिमेंट चल रहा था उस वक्त। ओके, रोलेक्स ले लो, इन्वेस्ट कर लो। अब तो फिर बैठ गया ना सारा मामला। लग्जरी वॉचेस इस वक्त क्वेश्चन मार्क में, लेकिन उस वक्त बहुत से हिट चल रहा था। मैं कहा ओके कितने की? उसने कहा जी इतने की, मसलन 100 रुपये की। मैंने कहा ओके। मैंने कहा अभी डॉलर बढ़ा हुआ है। कहना जी। मैं कहा ये डॉलर गिरेगा। कहना जी तो फिर कितने की हो जाएगी? कहना सर अभी ये कोई 4-6 महीने 8 महीने पहले इतने की थी। मैंने कहा ओहो रुक जाओ गिरेगा अभी। कहने सर नहीं गिरेगा। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ गिरेगा। और ये मैं बोल के आ गया। मैं डिलेइंग टैक्टिक। अब मेरे अंदर ना ये चुल जाग चुकी है उस वक्त, और ये बहुत देर तक जागती रही, ये जागी रही कि यार ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि आपने ऐड टू कार्ट कर दिया और कार्ट में पड़ा हुआ है ये। बिल्कुल ऐसे ही। चेकआउट नहीं कर रहा है। बस मैं चेकआउट नहीं करूँगा, बस देख के खुश हो रहा हूँ बस। आप मेरी बात समझ। तो जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं कोई गाड़ी आएगी तो मैं गाड़ी देखने चला जाऊँगा। मुझे ये पता है मैं नहीं ख़रीदूँगा ये गाड़ी, और मुझे ये पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि मुझे चुल हो जाए। जब चुल होगी ना भाई, तो आपके अंदर जो है ना वो जो इंसान है ना आपके अंदर का, जो हवस से भरा हुआ इंसान है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, वो आपको ना सोने नहीं देगा। फिर वो बोलेगा कि मुझे चाहिए। तो अगर तुम अभी समझ रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो इसको इतना कमाओ कि ये डिस्पोजेबल हो जाए तुम्हारे लिए।
दिस इज माई वे ऑफ डूइंग इट. लर्न डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ये आपकी. जिस तरह लोगों की लर्न हेल्पलेसनेस होती है, ये उसका ऑपोजिट है. तो आपने कुत्ते की रेस देखी कभी? ओके. कुत्ते की रेस में ना आगे खरगोश, अच्छा, एक डंडी के ऊपर एक खरगोश नुमा चीज़, एक्चुअल जिंदा खरगोश नहीं होता, वो पपेट टाइप चीज़ होती है. तो कुत्ते भाग रहे होते हैं और आगे ना खरगोश मशीन के ऊपर वो चल रहा होता है रॉड के ऊपर. कुत्तों को लगता है मैं पकड़ लूँगा इसको. ट्रक की बत्ती है बेसिकली. वो एक ट्रक की बत्ती है. तो आप ना अपनी गर्दन के आगे ही ना यूं करके खरगोश लटका लें. आपको पता है मैं नहीं पहुंचूंगा इस तक, लेकिन मैं दौड़ूंगा इतनी ज़ोर से. सो देर आर वेज टू मेक श्योर कि आपकी दौड़ तेज़ हो. देर आर वेज टू मेक श्योर कि आप जो है ना वो देखें. हर आदमी को ना, हमने बात की थी बीच में कि फोमो भी होता है. इसका फोमो कर लो ना यार. यार मैं कहीं यॉट ना मिस कर जाऊं अपनी, और यार मैं कहीं आइलैंड ना मिस कर जाऊं. फिर से खोल के देखूंगा कहीं पैसे तो नहीं बढ़ गए इसके. हाँ अभी भी ले सकता हूँ. गुड, ले सकता हूँ मैं, ये पैसे हैं मेरे पास. क्यों नहीं ले रहे? नहीं, इसको डेवलप कराऊंगा, इतना बड़ा बंगला बनाऊंगा, उसके नहीं है अभी पैसे. ओके, वो कैसे बनेगा? जानिए आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ. MTV क्रिप्स खोल के, यार ऐसा होगा, ये होगा, बीच में ये होगा. सो अगेन देर आर वेज टू कीप योर पैशन. देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. आप जैसे फिटनेस का बहुत अपना ख्याल भी रखते हैं, है ना. आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे दिन या कई औकात ऐसा होता होगा जब आपका दिल करता होगा यार क्या हो रहा है यार, ये आज अगर मैंने पुशअप नहीं लगाया तो कोई मर थोड़ी जाऊंगा. ये ख्याल आता होगा ना कभी ना कभी, खास तौर पे जब तबीयत ख़राब होती है, बुखार चढ़ा हुआ है यार. अच्छा, ये नींद पूरी नहीं हुई है, होता है. ये सारी वजूहात है ना. लेकिन अगर आपको ये पता है कि पार्टनर मेरा कंपटीशन ना इससे है कि अगर मैंने अपनी डेडलाइन के मुताबिक 17 इंच के नहीं किए, 17.5 इंच के नहीं किए, 18 इंच के नहीं किए बाजू, तो मैं ये कंपटीशन हार जाऊंगा. और लोग कहते हैं कि यू हैव टू कम्पीट विद योर सेल्फ. यस यू शुड. Then you figure out. Yes, you should. एंड एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आप अपने आप को फिर टारगेट भी दें. ये नहीं कि मैं कल से ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि ये तो आसान है ना यार फाद. आप भी तो कल से ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, तो फिर कंप्लेसेंट हो जाए. सही बात है. अपने लिए फिर वो खरगोश भी तो टांगो. अबे यार ये वाली नई वाली गाड़ी देखी तूने? पार्टनर क्या मजे की गाड़ी है यार, चल देख कर आते. फिर जाएं, कितने की? इतने की. अबे यार ये तो मैं ले सकता हूँ. हाँ, तो ये विंडो शॉपिंग है. ये है विंडो शॉपिंग. सो यू कीप योर पैशन अलाइव बाय मेकिंग श्योर कि आप विंडो शॉपिंग करते रहें थोड़ी थोड़ी सी. ये ना हो अबे सब कुछ तो है मेरे पास, नहीं अगला वाला क्या चाहिए ये भी तो ढूंढ लो. अच्छा, काफ़ी दफ़ा मैंने ये भी नोट किया है कि आपके जो सोसाइटल सेटिंग्स होती हैं ना, आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, यू कांट से नो टू देम. ठीक है, बहुत दफ़ा आपके बच्चों का हक है लेकिन आप भाइयों पे लुटा देते हैं. बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि नहीं जी बहन भाइयों की शादी है तो जी यहाँ पे बच्चे का हक मार के या पे किसी अच्छे स्कूल में ना पढ़ा के भाई घर में बहनें हैं भाई हैं इनका पहले कर लिया जाए. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं. तो मेरा ख्याल है, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग इन ऐसे लोगों से बात कर रहे होते हैं, हम लोगों से गुजरते हैं, तो अक्सर स्टोरी सुनाई देती है. मुझे ये लगता है कि वी शुड बी एबल या वी मस्ट बी एबल टू से नो क्लियरली, अच्छा ब्लंटली. ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये पैशन से पहले आता है. पैशन तो बाद में डेवलप करोगे, वो आपका है, लेकिन उससे पहले जब दूसरों से लड़ना पड़ता है, सोसाइटल नॉर्म से लड़ना पड़ता है, वो पे आपका एक ब्लंट होना है और आपको इमोशन से लड़ना है. इसमें एक फ़नी एंगल ऐड करूँगा मैं, क्योंकि मेरा यासिर भाई से पुराना याराना है. यासिर भाई बड़े भाई की तरह हैं, तो मैं जसारत कर सकता हूँ पूछने की. एक आप बिहारी भी हैं? आप बिहार से, सही है. एक मकूला है जो मैं बहुत ज़माने से सुनता आ रहा हूँ, जो ना कटे आरी से वो कटे बिहारी से. सही है. अच्छा, इसका मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जब समझ में आया. अच्छा, पहले ना ये बड़ा डिमीनिंग अंदाज में यूज़ किया जाता था, ये बिहारी है यार, ये कटाएगा वो कटाएगा. अच्छा, मैंने ना, इट्स नॉट अबाउट बिहारी नाउ, इट्स अबाउट एवरी अदर गाय हु इज़ बिन सक्सेसफुल इन लाइफ. मैंने ये चीज़ नोट की कि अगर आपको कटाना आता है ना और आप यहाँ क्लियर हैं कि किसको कटाना है और क्यों कटाना है, और आप इमोशंस को थोड़ा साइड पे रख सकते हैं, देन यू सक्सेसफुल फाइनेंशियली भी और वैसे भी. आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी एक एबिलिटी है जो डेवलप करनी चाहिए, और इसमें कितना इमोशंस को कैरी ओवर करना चाहिए, कितना पीछे रखना चाहिए? मतलब मैं थोड़ा सा काफ़ी इन चीज़ों में जब घुसता हूँ तो मुझे असल में बहुत ये भी लर्न हेल्पलेसनेस है. मुझे लोग हेल्पलेस यहाँ नज़र आते हैं
ये बात वो सही अपना है पैशन तो डेवलप बाद में करेंगे, पहले इन झमेलों से निपट लो। यार। ओके, सो जैसे मैं आपसे इत्तेफाक से, ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी हमारी कॉन्वर्जेशन जाएगी, लेकिन मैंने आपको कहा ना मैं पैशनेट आदमी हूँ, तो या तो मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ है तो मैं उसको जी जान से करूँगा, और या तो मेरे पास नहीं है तो नहीं है बॉस। अब ये एग्जिस्ट नहीं करती इस दीवार के पीछे। लेकिन आपका तो ये देखें, आप पर्सनली ऐसे हैं और हाँ। आपने डेवलप किया अपने आप को, लेकिन जो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो सक्सेस कोच कर रहे हैं, हाँ। और किसी के पास ये चैलेंज है, यस, बिल्कुल ठीक तो है। आप उसको किस तरह इस Okay. डगर पे लेकर So आएंगे कि भाई there's- ब्लंट होने में और बदतमीज होने में फ़र्क है, बट यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। यार ओके, सो आई डोंट से यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ओके, इसको आप यूँ कह लें कि अगर मैं एक सेकंड के लिए ज़रा सा रिलीजन को इसमें इनकॉर्पोरेट कर लूँ एक सेकंड के लिए, हमें ना अल्लाह मियाँ ने क्या सिखाया? हमें हमारे रब ने ये सिखाया है कि बॉस फहद साहब आप ना अपना हिसाब खुद देंगे। सही है? रोज़े महशर में कोई आपका नहीं होगा। आपका कोई नहीं होगा भाई, विद द ओनली एक्सेप्शन कि जिस दिन तक आपके वालिदैन हयात हैं आपके गुनाह का हिस्सा उनको भी मिलेगा। ये कह दिया उसने, ये हमें बताया गया। सही है? अब ये कहाँ बताया गया है ये मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं, लेकिन मैंने ये उलमा से और सही है ना, उलमा से या इससे उससे सुना है। एंड प्लीज़ अगेन कमेंट्स में ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये हदीस है या कुरान में कहीं पे कहाँ पे है या ये नहीं है, तो भी मुझे बताएं। बट मेरी नाक़िस सी मालूमात में ये मैंने सुना है। सो व्हाट डज़ दिस मीन? ज़रा एक सेकंड के लिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं पिछली जनरेशन से लेकर आऊँगा, आप बोलें यार मेरे अब्बा की क्या गलती है यार मैं ज़िना कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अब्बा ने शायद ये इनकलकेट उतनी ज़ोर से नहीं किया जितनी ज़ोर से वो कर सकते थे। डंडा टाइट नहीं था, डंडा टाइट नहीं था, या उसका जो खौफ है वो टाइट नहीं था, या जो कह लें कि जो इसकी ये अब्बा की प्रैक्टिस कुछ ऐसी थी, उसको देख देख के उसने अब्बा भी तो करते थे, मैं ना कर ले तो क्या हो गया। ठीक हो गया भाई, है ना? तो मतलब मैं नहीं कह सकता अब अपने बच्चों से कि बेटा टैटू नहीं कराओ। बोले अच्छा वाह भाई वाह, कमाल कर दिया पार्टनर, ये अच्छा है यार आपका है। सो अगेन एक तो ये बात हो गई। सो इसका मतलब ये है कि यू नीड टू इनकलकेट द राइट वैल्यूज़ इनटू योर चिल्ड्रन। ये एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी उसने आपको, ठीक है। नंबर 2, हिसाब मैं तुमसे ही लूँगा भाई, तुम्हारा हिसाब मैं सिर्फ तुमसे लूँगा, विच मीन्स दैट अपने सियाह सफ़ेद के ज़िम्मेदार आप हैं, ठीक है भाई। सो व्हाट दिस, अब इसको अगर हम फाइनेंशियल्स में भी ट्रांसलेट कर लें तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने सियाह सफ़ेद के ज़िम्मेदार आप हैं, ना आपका दोस्त है, आपका भाई भी नहीं है, आपकी बहन भी नहीं है। अगर तो आप के ये रिवॉर्ड्स शेयर करने हैं आपने, तो ये आप उनके साथ शेयर करें जिनकी आपके साथ 100% वाबस्तगी ऐसी है कि वो ख़त्म नहीं हो सकती। सो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। देखिए हम दोनों भी पेरेंट्स हैं, 99.9% औकात में ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाती है। जनरलाइज़ नहीं करता मैं जनरली, बट मैं इस बार कर रहा हूँ कि वालिदैन वो 2 कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अपना खून, गुर्दा, पित्ता, पथरी, आँख, किडनी, मसाना सब निकाल के दे सकते हैं अपनी औलाद को कि यार बॉस चाहे कैसा भी हो, कातिल हो, झूठा हो, मक्कार हो, मनूस हो, बदतमीज़ हो, कुछ भी हो, वालिदैन कहते हैं यार जो भी है मेरा है, ठीक हो गया भाई, और मेरे लिए जो भी ज़रूरत होगी ये पूरा करेंगे। एक बात हो गई। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां शरई तौर पे इम्प्लीमेंट होती हैं वो होती हैं अपनी बीवी की, अपने बच्चों की। ये कहीं नहीं लिखा, मेरे भी भाई बहन है, एक भाई है एक मेरी बहन है, ये कहीं नहीं लिखा कि अपनी बहन का नान नफ़का पूरा करो, अपने भाई का नान नफ़का पूरा करो। ये ज़रूर लिखा है कि अपने वालिदैन से उनकी उस उम्र में जब वो जवान नहीं रहे तो किस तरह से पेश आना है, उनके तुम्हारे ऊपर क्या हुकूक़ है। ये कहीं नहीं लिखा कि खाला के साथ ऐसा करो, पप्पू के साथ वैसा करो, मामू के साथ ये तुम्हारे फ़राइज़ हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक मजहबी पहलू। नाउ लेट्स ट्रांसलेट दिस इनटू योर वर्ल्ड, सोसाइटल कल्चरल नॉर्म्स। सही है। अनफॉर्चुनेटली ना हमने एक, मैंने भी ये भंड मारे, हमने ना कल्चरली ये कर दिया कि यार तुम करोगे भाई सब कुछ। अच्छा तुम कोई एक ख़ानदान में अगर थोड़ा सा भी चल पड़े ना तो 250-300 आदमी की जिम्मेदारी उसके ऊपर लाद दी जाती है कि भाई ये है, तुम करोगे बेटा सब कुछ। सो और दुआएं भी ऐसी दी जाती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें इस काबिल करे कि इन सब का भी हो जाए। हैं? ये भी मैंने नोट किया काफ़ी यार क्यों, मेरा नाम ईदी है। ये मैं रहा हूँ ईदी। हमने सबने ये वाले कह लें कि ये वाले
कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं या सैक्रिफाइसेस की हैं, बट नॉट एवरी वन इज सपोज टू मेक दीज सैक्रिफाइसेस. एंड मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ, ऑफ कैमरा भी मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि बॉस अगर तो मैंने ये सैक्रिफाइस की थी तो ये मेरे नसीब का था ही नहीं. मुझे तो अल्लाह ने कॉन्ड्यूट बनाया था इसके लिए. तो कमाए तो मैंने थे लेकिन नसीब के इसके थे. तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस बात में भी बिलीव करता हूँ, एंड दिस इज़ नॉट टू डू विद जस्ट योर फाइनेंसेस बट इट्स ऑल्सो फाइनेंशियल कार्मा. बिजनेस कार्मा भी कोई चीज़ होती है और ये होती है ऐसे ही कि यार मैं जितना फैसिलिटेट करूँगा ना इंसान को उतना ही मुझे फैसिलिटेशन मिलेगी. तो वो कहते हैं ना, दो के तो मिलेगा. तो आप जब बांटते हैं तो मिलता है. तो आई एम नॉट सेइंग कि आप ना अपाहिज क्रिएट कर दें लोग या मांगने वाले क्रिएट कर दें, लेकिन फहद आप किसी बच्चे की स्कॉलरशिप तो कर सकते हैं ना. मत दो यार अपनी उस रिश्तेदार को जो कि लीच है, मत दो उसको 1 रुपया, लेकिन उस बच्चे को दे दो जिसको मौका नहीं मिला. सही बात है. जिसके वालिदैन शायद नहीं है, जिसे हम सफ़ेद पोश भी कहते हैं, जिसे हम सफ़ेद पोश कहते हैं, बिल्कुल उसको दो यार. हैं? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको क्या दो, उसको दुआ दे सकते हो, पैसे दे सकते हो, स्कॉलरशिप दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, मशवरा दे सकते हो, ये तो दे सकते हो. मुफ्त है, तुम्हारा कौन सा खर्चा हो रहा है, ये दे दो भाई उसको. सो अगेन देखें, हमारे यहाँ ना हर आदमी समझता है बेटा तुम नौकरी दिलाओगे इसको. भाई मैं नहीं दिलाऊंगा, मेरा काम नहीं है. मैंने कोई HR कंपनी नहीं खोल के रखी हुई, और अगर मेरा ये काम होता तो पहले तो मैं ये करता यार अल्लाह में ऐसा है कि ये जो मेरी इनकम है इसको तो कम से कम आप पहले 100 गुना करें. अगर मेरे ही हाथ में होता तो. सही बात. तो मेरे हाथ में ही नहीं है ना. नाउ कमिंग बैक टू जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं और इसमें किस तरह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन तबाह हो जाती है. यार आम तौर से ये देखा गया है कि बड़ा जो होता है ना घर का, अच्छा बड़े से मुराद सिर्फ एज में नहीं है, बड़े से मुराद फाइनेंशियली जो बड़ा है उसके कंधे पे चढ़ जाते हैं सब. ये करेगा और वो करने में ज़रा फ़ख्र भी महसूस करता है, क्योंकि उसको अपनी भी कुछ थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यार मैंने किसी ईगो सेटिस्फाइड भी होती है उसकी. ये ईगो से ज़्यादा उसको ये सेटिस्फैक्शन मिलती है, ईगो भी मिलती है. ईगो भी मिलती है, काफ़ी ये भी होता है. और एट टाइम्स ये भी होता है कि यार मैं किसी की हेल्प कर पाया, कि चलो यार जैसे हज़रत अली का कौल है कि अगर तुम्हें रब ने इस लायक बनाया है हाँ तो तुम शुक्र अदा करो, रादर के तुम पागल हो जाओ भाई कि मतलब सेल्फ इमेज भी है, वो अपने आप को एक बेंचमार्क करते हैं चीज़ों से, तो वो उसके लिए सही है. सही है ना. सो अगेन नाउ कमिंग टू हु डिजर्व्स दिस. यार ये प्योरली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है. प्योरली यू हैव टू डिसाइड कि क्या ये शख्स, देखें हज़रत अली का ये भी कौल है कि जिस पर मेहरबानी करो उसके शर से डरो. तो आप ये शर्त ना रखें कि मैं आज फ़हद की हेल्प कर रहा हूँ, कल फ़हद मेरी हेल्प करेगा. नो सर, आप ये शर्त रखें ऐसे देख के कि आज मैं तेरे लिए अच्छा कर रहा हूँ, तू देख रहा भाई. बहुत ब्यूटीफुल. एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आई आपकी इस बात से. मैं अभी रिसेंटली एक मदरसा है जहाँ पे वो स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं कुछ उलमा की ना, कुछ फजल की. तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं पर्सनल ब्रांडिंग सेल्स वगैरह पे उनको लेक्चर दिया था. तो वहाँ पे मैंने उनको ऐसे ही कहा कि वो मुफ्ती तारिक मसूद में मैंने बात सुनी थी कि किसी के बकरे से किसी की बूटी जुड़ी होती है, कि आपको बकरा दिया जाता है तो किसी की बूटी होती है तो आपके बकरे से जाती है. तो आपको कोई कॉन्डुइट बना हुआ होता है ना. यस. तो खैर वो बात हो गई, सब कुछ हो गया. फिर रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट किया था, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं दानिश अयूब, वो सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं कार्पेडियम के नाम से. तो वो भी ये कहते हैं कि यार मैंने 4 बिजनेसेस किए, चारों फेल हुए, लेकिन जब 5वां शुरू किया तो इस नीयत से किया कि यार अब मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने लोगों के लिए करूँगा. मैं लोगों के लिए करूँगा तो फिर लोगों ने भी कमाया, मैंने उनसे ज़्यादा कमाया, तो मैं भी कॉन्डुइट बना. और मेरी अब तकरीबन कोई 450 एम्प्लॉयज़ है उनके माशाल्लाह, तकरीबन 3-4 साल में, और सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके. तो ये बातें सारी हो गई. हम बैठे हुए थे जब वो लंच वंच कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की. मुझे अपने एक उस्ताद की बात याद आ गई. वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने ये मतलब ये हदीस है या पता नहीं कहाँ है, वल्लाह आलम, मुझे याद नहीं, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला का कुंबा है, जितने भी लोग हैं वो अल्लाह ताला का कुंबा है, फैमिली है. तो अल्लाह ताला के जिस तरह आप हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं या आप किसी को अटेंड नहीं कर पा रहे अपनी फैमिली को, तो आप बोल के चले जाते हैं किसी को कि यार मेरी फैमिली है, कोई मसला हो ना तो उनको ज़रा देख लेना, कोई भी इशू तो ला देना, और आप पूरा कर दें, तो आप आके उनका एहसानमंद होते हैं कि यार थैंक यू वेरी मच, मेरी फैमिली को तुमने तकलीफ़ नहीं होने दी. हाँ, कितनी अच्छी बात. हाँ, तो ये असल में वो आपने बात की, तो उन्होंने भी पर्सपेक्टिव में पुट किया इसको कि आप जो कहना चाह रहे हैं असल में ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह के कुंबे का ख्याल करो, अल्लाह तुम्हारा ऑटोमेटिकली ख्याल करेगा.
अब ये बस तुमने देखना है भाई कि ये जहरीली पुप्पो है अल्लाह ताला के कुंबे की, ये डिजर्व नहीं करती। इस पे जाकिर खान हमेशा जब मैं बोलता हूँ ना, मैं बड़ा बड़ा उसको अपना मेंटर मानता हूँ, काफ़ी अच्छी बातें करता है। तो उसने कहा कि भाई 2 ठीक है, जब लीच हो जाएं तो लिमिटर लगा दो। जो आपने बात की ना कि भाई हो गया सही है भूल जाओ, लेकिन यहाँ पे ना लिमिटर लगाने वाला मसला फिर ये है कि लोग जब लीचड़ बनते हैं तो फिर आप ये समझने लगते हैं कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। अब शायद यहाँ भी तो लोग बेचारे वो सेल्फ हेल्पलेसनेस आ जाती है ना कि यार मैंने पहले इसका किया था, अब नहीं कर पा रहा, शिट। नो, द एबिलिटी टू से नो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसको आप यूँ कह लें कि आमतौर से ना जब लोग आते हैं और वो सबसे पहले अपनी मजबूरी बयान करते हैं, कोई भी एम्प्लॉई ना पहले आता है और वो अपनी मजबूरी बयान करता है। वो कहता है यार फात साहब आपको पता है महंगाई तो हो गई है, कह सही रहा है वो। यार आपको पता है कि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, ये भी सही कह रहा है वो। अब ना मेरा इसमें गुजारा नहीं हो पा रहा, असल में मैंने नया घर भी शिफ्ट किया है, ये किया वो किया, ऐसा किया वो किया, मेरी मजबूरी है, मेरे वालिदैन ने फलाना ढिमकाना ये वो। अगर तो आपके फाइनेंशियल्स या आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स अलाउ नहीं कर रहे कि यार आज मैंने एक को बोला है, ये बाहर निकलेगा और बोलेगा तेरी बारी, मेरा लग गया 20% का, 27 आदमी और खड़े होंगे आपके दरवाजे के बाहर। और परफॉर्मेंस बेस भी नहीं है अभी, तो उसने परफॉर्मेंस की बात ही नहीं की है, वो तो ये कह रहा है मैं मजबूर हूँ। सो हाँ मजबूरी इज़ नॉट अ पैरामीटर। सही बात है। आई एम वेरी सॉरी, नाउ दिस माइट साउंड वेरी क्रूल बट दिस इज़ हाउ इट इज़ कि बॉस मजबूरी इज़ नॉट द पैरामीटर, मेरिट इज़ द पैरामीटर। ये हो गई एम्प्लॉयज़ के लिए। अब आ जाए हम घर के अंदर कि ख़ानदान में कैसे मेरिट गेज करें यार। हैं अब ये कैसे होगा भाई, ये खाला हैं ये पप्पो हैं, क्या कौन सी वाली अच्छी हैं? एक भाई एक बहन है, कौन सा वाला अच्छा है भाई? मेरिट का बेंचमार्क भी क्या रखें, मेरिट का बेंचमार्क क्या रखें भाई, है ना। सो अगेन देखें इसमें भी ज़रा सा ये देखें तो सही कि यार अगर फ़हद मेरा छोटा भाई है और सुमैया मेरी छोटी बहन है, तो जब मैं फ़हद के साथ ये वाली भलाई करता हूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा, और अपना रिज़ल्ट नहीं। देखें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, यार फ़हद की फ़ीस नहीं निकल रही, वैसे सुमैया की फ़ीस नहीं निकल रही, पढ़ने में दोनों में से बेहतर कौन है? वो डिज़र्व करता है ना कि यार पहले इसकी फ़ीस देंगे भाई। बिल्कुल ऐसे, ये क्योंकि पढ़ता वो सही जस्टिफाइड है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही है जाके, है ना, वर्सेस थर्ड में नहीं जा रही है। ये बिल्कुल वही वाली बात होगी ना कि ज़रूरियात के लिए फाइनेंस करो, शशकों के लिए नहीं, है ना। अच्छा नंबर 2, यार अभी मैंने फ़हद को दिए थे, फ़हद ने सही से यूटिलाइज़ किए। सुमैया को मैंने नहीं दिए थे, लेकिन मुझे पता है कि मतलब लेकिन सुमैया की भी मजबूरियाँ हैं, चीज़ें हैं, शौक़ है इसका। सॉरी बॉस, अभी फ़हद की ही जिम्मेदारी होगी, भले सुमैया का कोई शौक़ पूरा ना हो, फ़हद के शौक़ भी पूरे हो जाएंगे। आप इसको यूँ कह लें, हमारा ना एक दोस्त का एक बड़ा भाई था, उसने एक बड़ा मज़े की बात बोली। हम पढ़ते थे तो उसने कहा कि बात सुनो, तुम लोग अगर अच्छा पढ़ोगे ना, और ये मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, तुम लोग अगर अच्छा पढ़ोगे ना तो तुम्हारी हर आवारा गर्दी ना शरारत है, और अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे ना मेरे भाई, तो तुम्हारी हर शरारत ना जलालत है। आवारा गर्दी भी है। ये कुत्ते, ये सी ग्रेड, ये बातें कर रहे हैं मुझसे, हैं? ये कल 11 बजे आए थे घर पे, इनके सी आ रहे हैं, इनको 11 बजे से पहले घर में नहीं घुसना होता, वर्सेस यही बच्चे के ए आ रहे होते और ये झगड़ा करके आया है। नहीं, इसका झगड़ा कैसे हो गया, ये तो A स्टार स्टूडेंट है यार, तुमने कुछ गलत किया होगा, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। फ़र्क है, सही बात है। सुबह के 4 बजे वो पार्टी से आ रहा है ना, तो आप क्या कह रहे हैं, यार कभी तो घूमे फिरेगा, पढ़ता सही है भाई, और अगर घूमने फिरने का शौक है तो ऑलराउंडर है यार ये, तो ये ऑलराउंडर हो गया। बट दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड गोज राउंड, दुनिया का उसूल यही है। सो आप इस दुनिया के उसूल को वायलेट ना करें। आप ये देखें भाईजान, दोनों में से मेरिट पे कौन उतर रहा है, जो भी KPI आप उनका सेट कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी एन ऑब्जेक्टिव KPI। औलाद में ये डिफ्रेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर दे दूंगा, औलाद में बेटे में बेटी में, 2 बेटों में 2 बेटियों में, जो भी है ये डिफ्रेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि कौन सा वाला कितना समझदार है और उसकी ज़रूरियात क्या है। मैं आपको अपने ही बच्चों की मिसाल दे देता हूँ। अब्दुल्ला इज़ एट अ स्टेज नाउ जहाँ पे माशाल्लाह उसके ना इवेंट्स इस तरह के होते हैं कि जी लाहौर जा रहे हैं, लम्स में मॉडल यूनाइटेड नेशंस हो रहा है, तो जी 4 दिन के लिए दोस्तों के साथ यहाँ से पूरा काफ़िला जाएगा और वहाँ पे उतरेंगे, फिर वहाँ पे कहीं पे ठहरेंगे, फिर वहाँ पे कोई होगा, फिर ये ल्यूमेन होगा और वहाँ से वापस आ जाएंगे। फिर ये हुआ कि जी इस्लामाबाद में जी वो यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे खिलाड़ी जा रहे हैं, तो ये भी जाएगा, तो ये भी कुछ खेलेगा। अच्छा, अलिशबा इज़ नॉट एट दैट एज पॉइंट येट,
एज या स्टेज कह लें आप। तो अब वो ये मुझसे कहती है भैया को तो आप जाने देते हैं, मुझे तो आप कहीं भी नहीं लेके जाते, मैं तो नहीं जा रही लाहौर इस्लामाबाद या फ़लानी ट्रिप पे तो नहीं गई मैं। तो भाई अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि बेटा आप कैसे जाएंगी, अभी आप वहाँ पे जाती तो परेशान हो जाती, आपका ये वाला ट्रिप नहीं है, जब वो बड़ी होगी तो उसके भी ट्रिप्स हो जाएंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, होंगे भी कि नहीं होंगे ये भी नहीं पता ना मुझे। बट इवन हियर आप एग्जैक्ट बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि कहने को तो फिर ये है ना कि यार दोनों को ट्रिप भेजो, लेकिन मुझे पता है कि जिस ट्रिप पर अब्दुल्ला गया है अगर ये कह रहा है ना कि यार वॉशरूम गंदा है तो अलिशबा तो इस शहर में ही नहीं घुसेगी जहाँ पे वॉशरूम गंदे होते हैं। अगर मैंने अब्दुल्ला को कहा ना कि यार देख लो यार कुछ, बेटा अगर गंदा भी है तो ज़रा मैनेज करो, अभी हुआ है ये रिसेंटली, तो यार मैनेज करो कोई बात नहीं बेटा हो जाएगा, कर लोगे तो उसने कहा हाँ मैं कर लूँगा, अच्छा चलो ठीक है, तो वो अच्छा चलो ठीक है हो गया। अलिशबा होती ना तो मुझे वहाँ पे वॉशरूम पहुँचाना होता या वहाँ पे टाइल लगवा रहा होता मैं खड़ा हुआ। एक मल्टीनेशनल में मैंने जब काम करता था तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में बैठते थे। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन पे वॉशरूम ऐसे थे कि आप एक हाथ आपका बिजी है, दूसरे हाथ से आपने दरवाज़ा पकड़ा हुआ है, डोरी लगी है, डोरी पकड़ी हुई है। तो उस ज़माने में फिर एक आया कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह की एक लहर चली कि भाई तकरीबन 20% 40% लड़कियाँ होंगी हर डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो ख़वातीन आना शुरू हो गई वॉशरूम। हाँ, मोहल्ले में रौनकें आना शुरू हो गई। सही है, अब थोड़ी सी ज़बानें भी कंट्रोल की गई, डेंट पेंट भी कराए गए कि नहीं यार ख़वातीन आके बैठेंगी और ये यहाँ की इस कंपनी की ख़वातीन। तो अब वो वॉशरूम जो तकरीबन 3 साल से नहीं बन रहा था और हम कह के थक गए थे, अब बन जाएगा वो बन गया। अरे वो एक रात में बना है, चमकदार हो जाएगा, एक रात में बना है। हाँ। सही है, लाइटें भी लग गई, स्विच भी लग गया, कलर भी हो गया, हाँ। उसमें टंकी भी लग गई, सब कुछ लग गया। हाँ। तो वही वाली बात आपकी मुझे याद आ गई कि वो डेफिनेटली फिर उसमें कल्चरल नॉर्म्स भी हैं, फिर वो एक वुमेन कार्ड वाली चीज़ भी आती है जो खासतौर पर इंटरनेशनल में कहा जाता है कि भाई वुमेन कार्ड प्ले हो रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत शोर उठाता है ये। हाँ। कि हम कहते रहे कुछ नहीं हुआ लेकिन अब ये हो गया। तो ये और बात गलत नहीं है, ये होता है, ये होता है ना। सो अगेन देखें इक्वालिटी ना मुझे नहीं लगता कि इज़ द राइट वर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि केस टू केस ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि उसके हिस्से का कंट्रीब्यूशन आप कितना करके देंगे। सो आपका जो बच्चा फर्स्ट आता है ना आप उसको पार्टी पे नहीं जाने से रोकते, और जो बच्चा आपका फेल हो रहा होता है ना तो आपको उसका ना बाहर घर से निकल के अंडे डबल रोटी ख़रीदना भी ना बुरा लगता, वापस चल अंदर पढ़, ये कोई भी कर सकता था। हर 10 मिनट में तुम्हें को मस्ती सूझती है यार। ऐसे ही। सो इंडिविजुअल। अच्छा, जो कॉन्वर्सेशन हमने स्टार्ट की थी सही है, वो एक इंस्पायर्ड बाय दिस बुक थी, लेकिन उससे पहले इंस्पायर्ड बाय ऑल आवर कॉन्वर्सेशंस बिफोर दैट। एक दो पॉइंट्स हैं जिस पे हम कंक्लूड करना चाहेंगे, ये मैंने आपसे सुना है, मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको रीइटरेट करें। जैसे गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, सही है। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। गुड इन्वेस्टिंग इज़ नॉट नेसेसरली अबाउट मेकिंग गुड डिसीजंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप। एक पॉइंट इसमें है, बट देयर इज ओनली वन वे टू स्टे वेल्दी, सम कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूगैलिटी एंड पैरानोया। हाँ, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। इस पे मैं चाहूँगा थोड़ा एलैबोरेट करें। ओके, फ्रूगैलिटी एंड पैरानोया। यार एक तरफ हम सोचते हैं थिंक बिग, चुप के रखो, एक तरफ बोलते हैं नहीं डरो, फ्रूगैलिटी एंड पैरानोया, पागलपन भी होना चाहिए। यार देखें, ओके, फियर इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। खौफ क्यों है? आपको आग में हाथ डालने से खौफ क्यों है? क्योंकि ये आपका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये आपको बता रहा है कि ये करोगे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सो ईमानदारी की बात ये है, इत्तफाक ऐसा है कि ये मैं कल परसों ही कह रहा था, मैंने कहा बॉस थ्योरी में ना कि यार मैं ये 5,000 रुपये लगा देता हूँ एक काम में, ये थ्योरी में ना यूँ होता है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब अपनी जेब से एक्चुअल 5,000 रुपये निकलते हैं ना और जा रहे होते हैं तो आदमी को ना इस फासला तय करने में ना 3 दफ़ा सोच आती है कि अबे ना आए वापस तो, है ना। सो दैट इज़ वेयर पैरानोया एंड फ्रूगैलिटी कम्स इनटू प्ले। सो वो जो कंजूसी है या जो खौफ है ना, वो दैट इज़ वेरी वेरी, इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ताकि आप इतना ठोक बजा के अपना फैसला लें। कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप। तो कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप वाली जो बात है ना, वो देखें, यू विल स्क्रू अप। ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है जो ये कहे कि यार मैंने कोई गलती नहीं की। आप हाँ, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के बीच में कुछ ना कुछ हिकअप्स तो आ ही जाता है ना। सो अगेन यू हैव, आपका ना विनिंग सिनेरियो, विनिंग वर्सेस लूजिंग शॉट्स ज़्यादा होंगे ना तो आप जीत जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे माइकल जॉर्डन कहता था कि जी मैंने इतना शॉट्स मिस किए हैं ये किसी को नहीं याद, मैंने कितने शॉट्स उसके बाद स्कोर किए हैं ना ये हर आदमी के पास स्टेटिस्टिक है।
सो उसने शॉट्स मिस किए भाई, और वो मिस करता 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 अब इतना बेहतर हो गया कि उसकी मेजॉरिटी शॉट्स लैंड करते हैं। लेकिन अगर वो कभी मिस ना कर रहा होता, इसका मतलब ही वाजंट शूटिंग, तो यू विल मेस अप, बिकॉज ही न्यू व्हाट डजंट वर्क, सो यू विल मेस अप। बस ये आपने गौर करना है कि यार मेरा मेसअप का रेशो ज़्यादा है या मेरा सक्सेस का रेशो ज़्यादा है, और ये कैसे होगा। एंड ये ऐसे बेहतर हो जाएगा आपका कि आप बहुत पैरानॉइड तरीके से और बहुत कंजूस यानी फ्रूगल तरीके से आप इसको विज़िट करेंगे कि भाई ये जा तो रहे हैं पैसे, एक मिनट ठहर जाओ फिर पढ़ूंगा ये, कुछ और तो नहीं मैं मिस कर रहा इसमें, कुछ मसला तो नहीं है इसमें। सो यू विल नोटिस दैट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, वॉरेन बफेट हर कंपनी थोड़ी रेस्क्यू करता है। बर्कशायर हैथवे डज नॉट इन्वेस्ट इनटू एवरी कंपनी जो बैंकरप्ट हो रही है। वो भी कहीं ना कहीं पढ़ रहा है बैठा हुआ कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है, बिल्कुल ये वाली ले लूँगा मैं भाई, ये नहीं लूँगा मैं, है ना। अक्यूमन है ना, हर स्टॉक में तो नहीं लगा हुआ ना वो, कुछ स्टॉक्स में लगा हुआ है और फिर वो उनको रखता है। तो चाहे वो मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक थे या नाइकी के थे, एप्पल के थे, किसके भी स्टॉक्स हैं उसके पास, और बहुत सारे और होंगे, उसने वो वाले रखे हुए और जहाँ जहाँ उसको लॉस हुआ उसने झाड़ भी दिए ना। और वो जो अगेन कमिंग बैक, वो जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं ना, हम तो फेयरलेस हैं, दिस इज़ वेयर दे गो रॉन्ग। ये पैरानोया होना ज़रूरी है कि एक मिनट भाई फिर से चेक करो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं और आप कहते हैं अरे यार इमोशनल मज़ा आएगा, ये पैसे आएंगे, और आपने 4 क्लॉज नंबर नहीं पढ़े होते, और फिर बाद में आता है ये तो सोचा ही नहीं, तो उस वक्त ऐसे थोड़ी होता है कभी। वो एक और जगह हमने डिस्कस किया था ना, आई रेड समवेयर कि एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बिकम अ बज़वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि यार एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क टेकर्स, जबकि गलत है, एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क रिड्यूसर्स। यस, तो ये बहुत समझने वाली बात है। फियरलेस, फियरलेस कोई नहीं होता, हमें बस खौफ थोड़ा सा कम आता है, आता बहुत है। उसकी वजह ये कि रिस्क हम लेते हैं ना। सो अगेन देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। आप एक पर्सनल रिकॉर्ड सेट करने जाते हैं कि यार मैं बेंच प्रेस जो है वो लेट्स अज्यूम आप 100 किलो से करते हैं, आपने कहा यार 5-5 की प्लेटें और लगाओ, 110 से करेंगे आज। क्या होता है आपके दिमाग में? स्क्रूप ना कर जाए, इंजरी ना हो जाए, है ना। तो आप जाने से पहले ना सर सेट करते हैं अपने आप को, असेस करते हैं, पहले 1-2 रेपिटेशन असेस करते हैं, पता चल जाता है यार 2 लग गए तो उसका मतलब है हाँ अगले 5 लगेंगे नहीं लगेंगे, पता चल जाता है। और फिर अगर आपने मजीद लोड बढ़ाना है तो आप कहते हैं यार एक स्पॉट करेगा भाई। क्यों? ये आपका पैरानोया है। पैरानोया, ये नहीं होगा तो गर्दन पे आएगा डायरेक्ट, ये बहुत ज़ोर से गिरेगा भाई सर पे और ये बहुत तकलीफ देगा भाई। ये आपका पैरानोया है ना। फ्रूगल आप इसलिए होते हैं कि यार मैंने पहले 5 लगाए हैं, क्यों नहीं 20-20 किलो की और प्लेटें लगा लेते 100 के बाद, कह रहे 140 से करूँगा। इंक्रीमेंटल चेंजेस, थोड़ा थोड़ा अपनी एपेटाइट थोड़ी थोड़ी सी करके बढ़ाते हैं ना आप। वरना आपको देखें, आपको ये पता है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप 100 किलो से रेप्स करते हैं तो आपको ये पता है कि 140 में एक दफ़ा तो उठा ही लूँगा, उठा लेंगे ना, कोई ऐसी अजूबा बात तो नहीं कर रहा। फिर भी आप क्या करते हैं? बहुत ज़रा खड़े हो ना पीछे, ज़रा सेट हो ना भाई, अच्छा करता हूँ ज़रा, और फिर आप जब उठा रहे होते हैं तो आप उसको देखते भी हैं स्पॉटर को, तू है ना भाई देख ले भाई देख लेना दोस्त, अबे तू सही नहीं पकड़ रहे भाई, तुमने ना ऐसे हाथ रखे में, ये 140 किलो ऐसी उंगलियों से नहीं चलेगा, ऐसे करके सही से हाथ फंसाओ, कोनियाँ डालो अंदर, है ना। ये क्यों करते हैं आप? सही बात। बिकॉज जब आप फ्रूगल नहीं हुए ना अपनी अप्रोच में कि 5-5 की प्लेटें लगा के नहीं बढ़ाए मैंने, या 2.5 किलो दोनों साइडों पे लगा के नहीं बढ़ाए मैंने, तो आई मस्ट बी पैरानॉइड। तो द कॉम्बिनेशन हैज़ टू बी, यस मुझे डर लगता है हर बार इन्वेस्ट करते हुए, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड कि ये जाएंगे, ये मेरी मेहनत के पैसे डूब सकते हैं, इम्कान है इस बात का। सही बात। सो पैरानोया विल एंगेज व्हेन यू गो इनटू जो छोटे छोटा फाइन प्रिंट होता है। वो कहते हैं ना म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी डिटेल्स नहीं होगी तो फिर आप, सही बात, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी मार्केट के हालात पर मुनहसिर है फलाने दस्तावेजात को ज़रा गौर से पढ़ लें। इतनी बड़ी एक्सटर्नैलिटी आपको बता दी उन्होंने इतने आराम से, है ना, यूं करके वो बोल के चला गया इश्तहार के अंदर, लेकिन उसने ये आपको नहीं बताया कि जो 19 पेज का तुमने भर्रे साइन किए हुए तुम पढ़ थोड़ी रहे हो। तो अगर सुबह उठ के मैंने कहा अरे सॉरी यार कंपनी बंद हो गई, सॉरी बैंकरप्ट, चैप्टर 11, क्या उखाड़ लोगे आप? सही बात। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। सो अनफॉर्चुनेटली वो जो बज़वर्ड है ना, फियरलेस हूँ मैं,
हम तो एंटरप्रेन्योर हैं, हम fearless होते हैं। नहीं होते यार, ये बेवकूफ़ होते हैं fearless। सही बात है। द प्रॉब्लम फॉर मैनी, ये लास्ट पॉइंट है, इस पर हम कंक्लूड करेंगे, और ये हमारे आजकल के सिनेरियो के मुताबिक बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कोर्सेज बेचना शुरू कर दिए हैं, सही है, और बड़ा वावेला मचा हुआ है कि यार इनको आता ही क्या है और ये क्या कर रहे हैं, और वो अपनी गाड़ियाँ दिखाते हैं, अपने घर दिखाते हैं, और लोगों को बेवकूफ़ पागल बनाया हुआ है, सही है। मसला सारा ही है, बड़ी खूबसूरत बात है। द प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ अस इज दैट इट इज़ ईजी टू फाइंड रिच रोल मॉडल्स, it's harder to find wealthy ones because by definition their success is more hidden. बहुत strong point है। Okay. And we need to discuss this. पहले हम ये देख लेते हैं कि रिच और वेल्दी का फ़र्क क्या होता है। रिच होता है वो आदमी जिसके पास पैसे हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। माइकल जॉर्डन या कोई ऐसा एथलीट जो किसी इस तरह से खेलता है, वो एक रिच आदमी होता है। उसको जिस कंपनी ने हायर किया हुआ होता है ना, उसका जो चेयरमैन होता है वो वेल्दी आदमी होता है। बिल्कुल सही है। तो माइकल जॉर्डन के पास इतना पैसा है कि उसकी 14 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। लेकिन जिस कंपनी के लिए माइकल जॉर्डन काम करता है ना, चाहे वो नाइकी में उसके कुछ स्टॉक्स हों या NBA में शिकागो बुल्स के लिए खेलता था वो, तो बुल्स का जो ओनर है उसके पास इतने पैसे हैं कि माइकल जॉर्डन जैसे 11 लौंडे पालता है वो, और इनकी सैलरीज इतनी देता है वो कि ये 11 की 14 पुश्तें पल जाती हैं। ये होती है वेल्थ। सो एंड wealth is also about having the time. Again, देखें, today Mark Zuckerberg is very rich. However, Warren Buffett is wealthy. However, Bill Gates is wealthy. तो उसके पास पैसे तो बहुत है मार्क ज़करबर्ग के पास, लेकिन मिनट सर खुजाने का टाइम नहीं उसके पास। सो वेल्दी बाय डेफिनेशन जो है ना, उसके पास टाइम भी होता है। अभी मार्क ज़करबर्ग वेल्दी, फाइनेंशियली तो बहुत रिच है वो, लेकिन अभी वेल्दी नहीं है वो। वेल्दी वो तब हो जाएगा जब गूगल के मालकान की तरह बोलेगा भैया मैं तो ईजी हूँ, अब मेरे पास टाइम भी है, आई हैव बीन एबल टू बाय बैक दैट टाइम। तो वो अपने उस स्टेज ऑफ करियर में या बिजनेस में होगा, और इससे पैसों का कोई ताल्लुक नहीं है। सो यू कुड बी वेल्दी एंड नॉट एज रिच एज मार्क ज़करबर्ग, एंड मार्क ज़करबर्ग इज रिच एंड नॉट वेल्दी। सो अगेन हम ना इसको इस तरह से गेज कर लेते हैं कि हमने बात की थी कि यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायरमेंट अर्ली अगर हो जाए, तो ये वाली है ना, दिस हैज़ गॉट टू डू अ लॉट विद द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट यू मेक अलॉन्ग द वे। सो हम ना रिच किन को मान लेते हैं, यार इसके पास अंगूठी इतने बड़े हीरे वाली है, इसकी चेन में यूं है। ये रैपर्स की लाइफ जो है ना, हम ये जो ना वीडियोज़ में दिखाते हैं कि यार 15-18 एक्स्ट्रावेगेंस बहुत ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रावेगेंस है बहुत ज़्यादा, बट हम ये भूल जाते हैं। तो मैं फॉर्मूला 1 देखता हूँ, उसमें एक बड़ा आइकॉनिक ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन। अच्छा, लुइस हैमिल्टन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एथलीट्स कह लें आप, या फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स में तो नंबर 2 पे है वो। वो भी इसलिए अभी कम हो गया क्योंकि अब वो वर्ल्ड चैम्पियन 2-3 साल से नहीं रहा। सही है। लेकिन मेरे भाई पिछले कई साल से ना, दिहाई के करीब से, टोटो वुल्फ नाम का एक आदमी है जो मर्सिडीज़ की फॉर्मूला 1 टीम को ओन करता है, पार्टनर है उसमें, उसकी सैलरी वो देता है। टोटो वुल्फ को कोई अमीर नहीं समझ रहा, हर आदमी कह रहा है हिडन वेल्थ, लुइस हैमिल्टन इस वाली गाड़ी में आया, हिडन रोल मॉडल्स, लुइस हैमिल्टन ने वो वाली घड़ी पहनी, लुइस हैमिल्टन ने फलाना किया, लुइस हैमिल्टन ने ढिमकाना किया। ये रिच रोल मॉडल्स हैं, ये रिच रोल मॉडल्स हैं क्योंकि इनके पास फ्लैशी चीज़ें हैं। वेल्दी लोगों के पास ना फ्लैशी चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है। वॉरेन बफेट मैकडोनल्ड्स में नाश्ता करता है सुबह, हैं वो पता नहीं क्या खाता पीता होगा उधर से, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैकडोनल्ड्स में नाश्ता करता है। टेक्निकली मैकडोनल्ड्स हमारे यहाँ थोड़ी सी अय्याशी है, वहाँ पे एक इंतहाई बेस लाइन मील है ये, बिल्कुल ऐसे है, वहाँ का टीबू बर्गर है ये। और ये देखें ना, इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो डेली डिसीजन मेकिंग है, फॉर एग्जांपल इफ वन समबडी हैज़ ब्लैक टी शर्ट, तो ही विल हैव 10 ब्लैक टी शर्ट ऑफ सेम काइंड, यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड ऑन दिस, केयर क्या पहनना है आज, ये डिसीजन थोड़ी लेने मैंने, ये डिसीजन लेना। तो ये थॉट प्रोसेस बेसिकली वेल्दी का हो सकता है, रिच का नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि रिच तो बेसिकली आप उसकी चीज़ें देख रहे हो ना भाई, वो तो इस मामले में मरा जा रहा है कि मैं इसको पैसे खर्च कैसे करूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो रिच रोल मॉडल्स और वेल्थ हिडन होना का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ लगी। मैंने कहा वाकई यार बहुत सही बात है, क्योंकि हम लोग रिच रोल मॉडल्स के पीछे भाग रहे हैं और हम एम्यूलेट उन्हीं को कर रहे हैं, हाँ, जबकि ये वो चीज़ नहीं है जो हम चाहते हैं। नो, एट द एंड ऑफ द डे वी वांट आवर टाइम बैक। वो कहते हैं ना यार पैसा बहुत है, सुकून नहीं मिल रहा, हाँ, ये रिच आदमी है। हाँ
ये है रिच आदमी डिलेमा। ये रिच आदमी, यार पैसा बहुत है, बस सुकून नहीं है। पापा को नींद नहीं आती रात में, पैसा बहुत है पापा के पास, पापा रिच है, पापा वेल्दी नहीं है, पापा से थोड़े कम पैसे वाला वेल्दी हो सकता है। दिस इज द डिफरेंस। सो हम कहते हैं ना यार सुकून चाहिए लाइफ में। देखें हम, आपको याद है ना जब हम कोचिंग सीखते हैं तो वो चंक डाउन करते हैं हम, तो इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा। हर आदमी कहता है पैसे चाहिए, फिर इससे क्या होगा, अगला सवाल, फिर मैं चीज़ें ले सकता हूँ, ओके उससे क्या होगा, मैं खुश हो जाऊँगा, ओके उससे क्या होगा, हैं इसके आगे तो नहीं होता। एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल 9 times out of 10 क्या निकलता है, सुकून चाहिए। इसमें बड़ी खूबसूरत अच्छा बात है, लगेगा। मुझे याद आया, वी परस्यू हैप्पीनेस विद द मनी, बट हैप्पीनेस इज एक्चुअली हैविंग कंट्रोल ओवर योर लाइफ। यस, दिस इज द ओनली थिंग यू वांट। यस, कि आपकी लाइफ पे आपका कंट्रोल हो, यही हैप्पीनेस है ना। और यही पैसे से आ सकती है अगर आप वेल्थ अक्यूमुलेट करें। चलें आपको मैं एक अजीब सी एक बात बताऊं अभी फिर से ये ख्याल आया, हैप्पीनेस अल्टीमेट कहाँ होगी? जन्नत। क्योंकि आप वहाँ रिच नहीं होंगे, आप वहाँ वेल्दी होंगे भाई। आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो हर चीज़ होगी जो आपको चाहिए, और आपके पास टाइम ही टाइम होगा और अपनी मर्जी पूरी करेंगे आप। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जन्नत, वेल्थ। सो हम ना रिच लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हम वेल्थियों को नहीं कर रहे हैं। हमें जन्नत चाहिए लेकिन हम ढूंढ कुछ और रहे हैं। सही। चलें, ज़बरदस्त यासिर भाई, बेहतरीन यार। ये एपिसोड जो था इस बुक की हेल्प से और इन चीज़ों की हेल्प से जो मैंने नई सीखी, हाँ ग्रेट फन। हाँ थी वही, लेकिन कहीं ना कहीं नए एंगल्स थे जो मैंने कहा यार ये तो सब हम पे अप्लाई हो रहा है। और हमने जितनी बातें की हुई थी, मैंने कहा यार एक रिफ्रेशर भी हो जाएगा। और काफ़ी ज़माने बाद हम, इससे पहले हमने फोमो शोमो की बात की थी, हमने सक्सेस कोचिंग और फाइनेंशियल सक्सेस कोचिंग जो आपका एक्चुअली फोर्टे है, हमने उस पर बात बहुत कम की, लेकिन जब भी किए तो काफ़ी लौंडे लपटे। आई होप इट्स बीन वैल्यूएबल। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोग आते हैं बोलते हैं यार बिज़नेस की बातें करो। मतलब काफ़ी लोग ये बोलते हैं यार यासिर भाई और आपका वो वाला पॉडकास्ट कब आ रहा है जब पैसों की बात होगी। अच्छा। मतलब लिटरली ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं यार पैसों की बात करो क्योंकि बढ़ गए भाई। लोगों में आंखों में ना डॉलर के साइन बने हुए आने चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है और डॉलर आ रहे हैं और जा रहे हैं, रखने कैसे हैं, संभालने कैसे हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ये बहुत बड़ा इशू है। तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके और चलेंगे, और कुछ और भी चीज़ें पढ़ूंगा, कुछ देखूंगा, किसी और लोगों से मिलूंगा। तो मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं सारे कंपाइल कर लूँ पॉइंट्स को, और फिर बात यार यासिर भाई से इस चीज़ बात फिर मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे स्टोरीज भी मिलती हैं, फिर मेरे पास भी स्टोरीज होती हैं, तो जब आपस में एक्यूमुलेट होते हैं मज़ा आता है, कॉम्बिनेशन मजे का, मज़ा आता है। चलें, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मुझे और यासिर भाई को इजाज़त दें। कोई अच्छी बात लगे, कुछ और आप चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गालियाँ वाली भी दे सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। हाँ फीडबैक दें, जो दिल करे बोले यार, जो मर्ज़ी है आपकी। लेकिन फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।